मार्शल आर्टिस्ट के पद तक पहुंच चुके थे, एक ही मुकाबले में पराजित हो गए। द्वितीय स्तर के छात्रों को अचानक मानसिक संतुलन का कुछ अंश वापस मिल गया। कुछ ही महीने पहले उन्हें सुहाव ने अकेले ही हरा दिया था, लेकिन अब चिंतन करने पर यह उतना बुरा नहीं लग रहा था। यदि तृतीय स्तर के छात्र उसका सामना नहीं कर सके तो द्वितीय स्तर के छात्रों का न कर पाना बिल्कुल स्वाभाविक था। ये वू शियांगवू तो वाकई अद्भुत है। इसने अकेले ही तृतीय स्तर के छात्रों के पूरे समूह को हरा दिया। अविश्वसनीय। आज इस चमत्कार को देखने के लिए सब कुछ जायज था। ये वू शियांगवू है, उग्र उड़ने वाला। आज से वू शियांगवू मेरे बड़े भाई हैं। कल मैं उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए बढ़िया शराब और खाना लेकर आ रहा हूँ। मेरे साथ कौन आ रहा है? अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। सुहाव वहां से चला गया। अचानक पास के एक छात्र को पकड़कर पूछा, वैसे क्या आपको पता है कि चौथे स्तर के छात्र कहाँ हैं? सुहाव नहीं चाहता था कि बाद में कोई और चौथे स्तर का छात्र आकर समस्या खड़ी करे, इसलिए उसने एक ही बार में सब कुछ निपटाने का फैसला किया। उन्हें एक एक करके निपटाना न केवल समय की बर्बादी थी, बल्कि बेहद झंझट भरा भी था। जब उसका नाम वू शियांगवू सबको डरा देता था तो परेशानी गायब हो जाती थी। जिन उपन्यासों और टीवी शो को वह देखा करता था, उनमें नायक एक छोटे मोटे दुश्मन को हराता, फिर एक बड़ा दुश्मन सामने आ जाता, उसे भी हराता, तो फिर एक और बड़ा दुश्मन प्रकट हो जाता। नायक के साथ लगातार तरह तरह की अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती रहती थीं। उस समय इसे देखना बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब उसके साथ ये सब हुआ तो वह खुश नहीं था। लगातार छोटी छोटी बातों में उलझे रहने के बावजूद क्या उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत थी? क्या उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की ज़रूरत थी? इसलिए जब भी उसे कोई समस्या आती, वह एक ही बार में सारी संभावित समस्याओं को हल करना बेहतर समझता था। वरना मार्बल स्पेस में दर्ज सारा ज्ञान वह कब तक सीख पाएगा? उदाहरण के लिए, हाल ही में उन्हें फोटोन कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर पर शोध करने का समय नहीं मिला था। जब तक अंतर्निहित तर्क और गणना शक्ति में कोई अभूतपूर्व प्रगति नहीं होती, तब तक उनके ब्रह्मांडीय प्रकाश को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत नहीं किया जा सकता था और इससे उन्हें मिलने वाली सहायता को अधिकतम नहीं किया जा सकता था। इसलिए एक शांत अध्ययन वातावरण और पर्याप्त समय ही वह चीज़ थी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए और भी अधिक मानसिक शांति की आवश्यकता थी। हालांकि कुछ और लोगों से पूछने के बाद उन्हें पता चला कि सामान्य परिस्थितियों में उन्हें अकादमी में लेवल 4 के छात्रों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि लेवल 4 के सभी छात्र विभिन्न अन्वेषण टीमों या गार्ड दस्तों में शामिल हो गए थे और उन्होंने अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। तब सुहाव को राहत महसूस हुई। वह पहले ही लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के छात्रों को हरा चुका था, इसलिए आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसने आज आवेग में आकर नुकीले बालों वाले आदमी के अंतकोश पर लात मार दी और बदला तो आना ही था। उसे तैयार रहना था और अगर उसे मौका और क्षमता मिली तो वह दूसरे पक्ष के पीछे छिपे समर्थक को भी सबक सिखाएगा। तो अब मैं एहतियात के तौर पर जल्द ही ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट के पद पर पदोन्नत हो जाऊंगा। ये सोचते हुए सुहाव लिटिल फैटी और हे किंग किंग के पास गया। आसपास के लोग तुरंत पीछे हट गए और उसके लिए रास्ता बना दिया। लिटिल फैटी, किंग किंग, चलो चलें। जैसे ही सुहाव और बाकी लोग जाने ही वाले थे, रुको, अचानक एक कोमल सी आवाज़ सुनाई दी। सुहाव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह वही छोटे बालों वाली लड़की थी जिसे उसने अभी अभी हराया था। उसे इस लड़की के बारे में कुछ जानकारी थी क्योंकि वह उन सभी छात्रों में एकमात्र कुलीन मार्शल आर्टिस्ट थी। सुहाव ने भौहें चढ़ाकर उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? ये शियाओमिंग गुस्से से आग बबूला हो गई। तुम कौन हो? तुमने बेवजह यहाँ इतना हंगामा खड़ा किया और फिर ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम इस जगह को क्या समझते हो? हमें क्या समझते हो? अपना गुस्सा निकालने का जरिया, गुस्सा निकालने के औजार। सुहाव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम, ये शियाओमिंग ने गुस्से में आकर सुहाव की ओर इशारा किया। अगर वह उससे बुरी तरह हार न गई होती तो वह तुरंत उस पर टूट पड़ती और उसकी आंखें फोड़ देती। सुहाव ने फिर कहा, अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। रुको, ये शियाओमिंग दहाड़ते हुए सीधे सुहाव का रास्ता रोकने के लिए दौड़ी और ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, वरना मैं यहाँ मरकर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुहाव अचानक मुस्कुराया, एक ठंडी मुस्कान। स्पष्टीकरण? क्या आपको नहीं लगता कि यह हास्यास्पद है? ये शियाओमिंग ने कहा, बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं। आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से समझानी होगी, अन्यथा मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सुहाव की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये शियाओमिंग का दिल कांप उठा, लेकिन उसके दिल में बसी न्याय की भावना ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। यह कोई धमकी नहीं है, लेकिन मैं बिना किसी कारण के तुम्हारे हाथों पिट नहीं सकती। हम सभी तीसरे स्तर के छात्र बिना किसी कारण के तुम्हारे हाथों पिट नहीं सकते।
हम तुम्हारे गुस्से को निकालने या प्रसिद्धि हासिल करने के लिए कोई औजार नहीं हैं। सू हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे ये शियाओमिंग की ओर मुंह करके कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम बहुत हास्यास्पद हो। ये जियाओमिंग हैरान थी। सू हाओ ने आगे कहा, अभी अभी तुम में से लेवल 3 के छात्रों का एक बड़ा समूह लेवल 1 की एक छात्रा के छात्रावास के प्रवेश द्वार को रोक रहा था और एक युवती को जबरदस्ती 1 महीने के लिए अपनी रखैल बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह मना करती तो तुम उसे उसकी सहेली को पीटने की धमकी देते। तुम ही बताओ, क्या उन्हें पीटना चाहिए था? तभी ये शियाओमिंग को समझ आया कि क्या हुआ है और उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, वे कहाँ हैं? सू हाओ हंसते हुए बोला, हे, मैंने तो उनके हाथ पैर पहले ही तोड़ दिए थे, या तुम इसे खुद सुझाने का इंतजार कर रहे थे? ये शियाओमिंग ने तुरंत जवाब दिया, उन्होंने ही परेशानी खड़ी की है, उन्हें सजा देना ही काफी होना चाहिए। तीसरे स्तर के सभी छात्रों को क्यों पीटना? ये तो बस अपना गुस्सा निकालना है, और क्या? सू हाओ ने कहा, तुम गलत हो, तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया है कि ऐसा क्यों हुआ। ये शियाओमिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या कारण है? सू हाओ ने कहा, तीसरे स्तर के छात्रों में तुम सबसे होशियार हो, है ना? ये शियाओमिंग ने सीधे सिर हिलाया। सू हाओ ने उपहास करते हुए कहा, इसका कारण तुम हो। आपका क्या मतलब है? सू हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम एक अयोग्य रूप से सबसे ताकतवर हो। तुम्हारे पास अपने साथियों से कहीं अधिक शक्तिशाली शक्ति है, फिर भी तुम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना नहीं जानते। शायद तुम यह नहीं समझते कि एक समूह में सबसे ताकतवर व्यक्ति को नेतृत्व करना चाहिए, अपनी इच्छा और न्याय को पूरी तरह से लागू करना चाहिए, पूरे समूह को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे पूरा समूह अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सके। और आपकी क्या भूमिका है? क्या आप सबसे मजबूत लेवल 3 के खिताब के योग्य हैं? तीसरे स्तर के तुम छात्र कानूनविहीन हो, बिना किसी रोक टोक के मनमानी करते हो। आज तुम पहले स्तर के छात्र को धमकाना चाहते हो, कल तुम अपने से कमजोर को बलपूर्वक धमकाना चाहते हो, परसों तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो तुम सीधे लोगों को लूट लेते हो। भविष्य में अगर तुम नाखुश हो तो क्या तुम अपनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके किसी को भी मार डालोगे? और तुम्हें कुछ नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुम उनका समर्थन करते। क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम्हारे नियम क्या हैं? तुम्हारी इच्छा क्या है? ये शियाओमिंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। सू हाओ ने आगे कहा, यह घटना आज हुई। अगर मैं न होता तो आपके विचार से इसके क्या परिणाम होते? आपके विचार से इससे उस नन्ही प्रथम श्रेणी की छात्रा को किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता? हाँ, ये सच है कि केवल उन बदमाशों ने ही गलती की, लेकिन तीसरे स्तर के छात्रों में सबसे होशियार होने के नाते मुझे बताइए, क्या आपको पीटा जाना चाहिए था? और तीसरे स्तर के साथी छात्रों के रूप में क्या वे इस घटना को अनदेखा करने के लिए निर्दोष हैं? क्या उन्हें पीटा जाना चाहिए था? सू हाओ ने जोर से कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं, जो लोग गलत काम को माफ करते हैं वे तो गलत काम करने वालों से भी ज्यादा घृणित हैं। इसके साथ ही सू हाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक जोरदार मुक्के से ये शियाओमिंग को हवा में उछाल दिया। इन अधूरे दिमाग वाले बच्चों से निपटने के लिए उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, कुछ मनगढ़ंत बातें ही उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी थीं। और वह गलत नहीं था। इस दुनिया में जहां कमज़ोर लोग जीवित रहने के लिए बलवानों पर निर्भर हैं, अगर बलवान कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनसे नीचे वालों के लिए जीवन का वातावरण अकल्पनीय है। ये शियाओमिंग अवाक रह गई, न तो उसने बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटी। जमीन पर गिरने के बाद वह उठी नहीं, उसकी आंखें आसमान की ओर खाली निगाहों से टकटकी लगाए हुए थीं और वह धीरे से बुदबुदाई, मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैं गलत थी? इसी बीच द्वितीय स्तर की सबसे होशियार छात्रा शियाओ युशु भी वहीं पर अचंभित रह गई। क्या मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या मैंने भी कुछ गलत किया है? खुद को प्रतिभाशाली समझने वाला जिनदयान भी गहरी सोच में डूबा हुआ सू हाओ की दूर जाती आकृति को खाली निगाहों से देखता रहा। इस समय सू हाओ के शब्दों को सुनकर वे सभी लोग स्तब्ध रह गए जो खुद को असाधारण समझते थे। वे कुछ हद तक समझ गए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वे इस अराजक उग्र स्वभाव वाले पायलट वू शियांगवू को समझते हुए प्रतीत होते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इन शब्दों ने ही सू हाओ के बारे में सबकी धारणा पूरी तरह बदल दी और उनके मन में एक विचार आया, शायद गुस्सैल स्वभाव वाला वू शियांगवू उतना अभिमानी और उद्दंड नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। ये बच्चा दिलचस्प है। दूर एक छत पर बादल के पैटर्न वाले सफ़ेद चोगे में एक अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंस पड़ा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लिंग्युन मार्शल आर्टिस्ट अकादमी के डीन शियाओ जिक्सुआन थे। उन्होंने शुरू से अंत तक इस पूरे तमाशे को देखा था। चूंकि सू हाओ ने अकेले ही तीसरे वर्ष के सभी छात्रों को हरा दिया था, इसलिए पूरे अकादमी का शांत वातावरण काफ़ी हद तक शांत हो गया था और हर जगह लगन से अभ्यास करते हुए लोगों को देखा जा सकता था। इस बदलाव के बारे में सभी को एक नई समझ मिली। ये तो उन ताकतवर लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए जिनके बारे में वू जियांगवू ने बात की थी।
उनके विचार में वू जियांगवू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे अकादमी के माहौल को जबरदस्ती बदल दिया, जिससे कई भ्रमित और प्रेरणाहीन छात्र जागृत हो गए। वू जियांगवू ने अकादमी के शीर्ष गुरु के रूप में शक्तिशाली व्यक्ति के दायित्व को बखूबी निभाया था। साथ ही इसने स्वर्ग के कई प्रिय पुत्रों को गहन आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर दिया। क्या मैं, जिसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा जाता है, वास्तव में योग्य हूँ? इस समय वू जियांगवू अब उग्र स्वभाव वाले पायलट वू जियांगवू नहीं रहे थे, उनकी छवि गौरवशाली हो चुकी थी। अतीत में उनके द्वारा किए गए कई हास्यास्पद कार्यों को वास्तव में खोदकर निकाला गया, गंभीरता से अध्ययन किया गया और उनसे सीखा गया, जिससे कुछ प्रतीत होने वाले गहन जीवन दर्शन का जन्म हुआ। एक दिन लिटिल फैटी ने सुहाओ को चिंतित अवस्था में पाया और फुसफुसाते हुए कहा, शियांगवू, मुझे कुछ अफवाहें सुनने को मिली हैं। मैंने सुना है कि डैन सुई आपसे बदला लेने के लिए किसी की तलाश कर रहा है और आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। सुहाओ ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से पूछा, दान सुई कौन है? लिटिल फैटी ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, वह वही लड़का है जिसके बाल हेजहॉग जैसे हैं, वह तीसरे वर्ष का छात्र जिसकी जांघ पर तुमने तब तक लात मारी जब तक वह फट नहीं गई। मैंने सुना है कि उसके परिवार के कुछ प्रभावशाली संपर्क हैं और उन्होंने तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ शक्तिशाली हथियारों को काम पर रखा है। ये सुनकर सुहाओ ने सिर हिलाया और कहा, हम ठीक है, मैं समझ गया। लिटिल फैटी ने घबरा कर कहा, नहीं शियांगवू, तुम बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हो? हत्यारे लोग सचमुच मरते हैं। सुहाओ हंसते हुए बोला, क्या इस बात की चिंता करने से वह आने से रुक जाएगा? लिटिल फैटी ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? शियांगवू, क्यों न हम किसी शिक्षक से मदद मांगें? शिक्षक ढूंढने से क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ ऐसी कुछ अस्पष्ट अफवाहों के आधार पर कोई शिक्षक लगातार आपका पीछा कर सकता है? लिटिल फैटी उदास होकर बैठ गया और बोला, तो फिर हम क्या करें? क्यों न मैं घर जाकर अपने पापा को फोन करूं? मेरे पापा बहुत शक्तिशाली हैं, वो तुम्हारी रक्षा जरूर कर सकते हैं। सुहाओ ने अपना सिर हिलाया। अब तो बूढ़े चाचाली भी शायद उसे हरा न सके, तो उसके पिता का क्या फायदा? सुहाओ ने अपनी किताब नीचे रख दी और गंभीरता से लिटिल फैटी से कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो मुझे डैन सुई के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में मदद करो। वह अक्सर कहाँ दिखाई देता है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि, वह कहाँ रहता है, इत्यादि। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। अगर वह वाकई मुझे मारने के लिए किसी को काम पर रखने की हिम्मत करता है तो मैं खुद जाकर उसे ही मार डालूंगा। लिटिल फैटी हिचकिचाया, फिर आखिरकार पूछा, शियांगवू, क्या तुम सच में गंभीर हो? सुहाओ ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। ठीक है, सावधान रहना। लिटिल फैटी ने सिर हिलाया और चला गया। लिटिल फैटी के चले जाने के बाद सुहाओ की निगाहें तुरंत ठंडी हो गईं। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें पहले से ही पता था कि आगे परेशानी होगी। अब वह इस समस्या का मूल समाधान खोजने के बारे में सोच रहा था। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमेशा दूसरों से गहन रूप से जुड़ा रहता है। एक उपद्रवी को मार गिराओ तो दूसरा व्यक्ति प्रकट हो जाएगा, जो पहले वाले का बदला लेने के नाम पर उपद्रव मचाने की कोशिश करेगा। यदि दूसरे को मार दिया गया तो तीसरा और चौथा भी आ जाएगा। जितने ज्यादा लोग मारे जाएंगे उतने ही ज्यादा बदला लेने वाले लोग इसमें शामिल होंगे, जिससे एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा। जब तक कि घृणा फैलाने वाले सभी लोगों को भयभीत करके आत्मसमर्पण करने पर मजबूर न कर दिया जाए या उन्हें पूरी तरह से मिटा न दिया जाए। ये स्पष्ट रूप से अवास्तविक है। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से सुहाओ का लक्ष्य बहुत स्पष्ट रहा है, जितना संभव हो उतना लंबा जीना, जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करना और एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त करने के बाद जिस भी तरीके से हो सके दुनिया को अपना योगदान देना। हालांकि सिर्फ जीने की इच्छा रखना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि हर तरह की दुर्घटनाएं उसकी जान ले लेती हैं। उन्होंने हमेशा इन अप्रत्याशित घटनाओं से बचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जब तक वह दूसरे लोगों के साथ जुड़ा रहता है कुछ परेशानियों से बचना मुश्किल होता है। वह केवल उनका सीधे सामना कर सकता है और अपनी अपार शक्ति का उपयोग करके सारी परेशानी को कुचल सकता है। सुहाओ लिंग्यून पुस्तकालय की खिड़की के पास बैठा था और कुछ देर सोचने के बाद वह उठा और सीधे अपने कक्षा प्रशिक्षक बाल्ड लाओ लियू को ढूंढने चला गया। बाल्ड लाओ लियू को ढूंढने के बाद सुहाओ ने तुरंत कहा, शिक्षक लियू, क्या आपके पास समय है? मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। लाओ लियू को इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि सुहाओ ने उससे मिलने की कोशिश की थी। वह मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, हाँ, क्या हम कहीं और बात करें? सुहाओ ने देखा कि पास में बैठे अन्य शिक्षक उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे हैं, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं ताकि हम किसी और को परेशान न करें। मुझे एक अच्छी जगह पता है, मेरे पीछे आओ। लाओ लियू उठ खड़ा हुआ और आगे आगे चलने लगा। सुहाओ उनके पीछे पीछे चल रहा था। फैंग मान, एज जैसे शिक्षक निराश दिख रहे थे, वे बहुत सारी गपशप सुनने से चूक गए थे।
कुछ देर बाद वे उत्साहपूर्वक अन्य शिक्षकों के साथ सु हाओ के बारे में चर्चा करने लगे, प्रत्येक अपने विचार व्यक्त करते हुए, जोर जोर से बोलते हुए और तब तक बहस करते रहे जब तक उनके चेहरे लाल नहीं हो गए। सु हाओ लाओ लियू के पीछे पीछे एक शांत उपवन में गया। यह एकांत और ताजगी भरा स्थान था, जिसके बीच में एक पत्थर की मेज और 2 पत्थर के स्टूल थे। ये वास्तव में एक अच्छी जगह थी। बैठो और बातें करो। लाओ लियू पहले बैठ गया और अपने सामने रखे पत्थर के स्टूल की ओर इशारा किया। ये सुनकर सु हाओ बैठ गया। सु हाओ के कुछ बोलने से पहले ही लाओ लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप दान सुई के बारे में मुझसे मिलने आए हैं, है ना? सु हाओ ने पहले सिर हिलाया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ और ना। यह मुख्य रूप से मार्शल आर्टिस्टों के बारे में है। लाओ लियू ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, वह अफवाह सच है। डैन सुई ने आपको घेर कर मारने के लिए लोगों को काम पर रखा था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो डैन सुई के पिता ने आपको घेर कर जान से मारने के लिए लोगों को काम पर रखा था। सु हाओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, दान सुई के पिता? लाओ लियू ने कहा, डैन सुई के पिता एक उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट हैं। उसके कुछ संपर्क और जान पहचान हैं, लेकिन उसका कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि नहीं है। यह मामूली परेशानी है। सु हाओ ने पूछा, क्या वह किसी ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट को नियुक्त कर सकता है? लाओ लियू हंसते हुए बोले, ये कैसे संभव है? ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट कोई साधारण लोग नहीं होते, वे इतने सस्ते नहीं होते। प्रत्येक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट मानवता के लिए एक अत्यंत मूल्यवान युद्ध शक्ति है और उनके अपने अपने मिशन हैं। वे इस तरह के तुच्छ मामलों पर ध्यान नहीं देंगे। सु हाओ ने आश्वस्त महसूस करते हुए सिर हिलाया। लाओ लियू की आवाज़ असाधारण रूप से दृढ़ हो गई, चिंता मत करो। ये लिंगयुन मार्शल आर्टिस्ट अकादमी है। अकादमी परिसर के भीतर कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे छात्रों की हत्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी आ जाए तो भी नहीं। सु हाओ ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मैं समझ गया। धन्यवाद शिक्षक लियू। फिर उन्होंने वह सवाल पूछा जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा परवाह थी, शिक्षक लियू, आज आपसे मिलने का मेरा मुख्य कारण मार्शल आर्टिस्ट से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करना है। लाओ लियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप मुझसे शायद ही कभी इतने औपचारिक तरीके से सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि इस बार आप जो पूछना चाहते हैं वह असाधारण है। बेझिझक पूछिए, मैं आपको वह सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। सु हाओ ने तुरंत कहा, शिक्षक लियू, मेरी एलीट वाइटैलिटी मेरे शरीर की शारीरिक सीमा तक पहुंच चुकी है। हालांकि अपने शरीर को धीरे धीरे बढ़ने का इंतजार करने से मुझे मजबूती बनाए रखने में मदद मिलेगी, लेकिन यह मेरे लिए लागत प्रभावी नहीं है। इसलिए मैं अगले कुछ महीनों के भीतर ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए शिक्षक लियू। लाओ लियू की मुस्कान जम गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने ठीक से सुना नहीं और उसने भावहीनता से पूछा। सु हाओ केवल इतना ही दोहरा सका, शिक्षक लियू, मैं अब उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर पहुंच गया हूं और मैं ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। कृपया मुझे सिखाओ। इस बार गंजे लाओ लियू ने सु हाओ की बात स्पष्ट रूप से सुनी और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने सु हाओ को ऐसे भाव से देखा मानो वह किसी प्रागैतिहासिक डायनासोर को देख रहा हो। क्या आप गंभीर हैं? सु हाओ ने आह भरी, कोई जवाब नहीं दिया और सीधे पास के एक खुले मैदान में चला गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और एलीट वाइटैलिटी तुरंत उसकी पूरी बाह में भर गई। धीमी सी चीख के साथ सु हाओ ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। बूम! धूल और बजरी बिखरी हुई थी और अचानक जमीन पर 1 मीटर चौड़ा गड्ढा दिखाई दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप पूरी अकादमी के हर छात्र को चुनौती देने में सक्षम थे। इसलिए आप पहले से ही उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट के शिखर पर हैं। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ एक युद्ध प्रतिभा हैं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कम आंका था। बूढ़े लियू ने अपना सिर हिलाया, उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सु हाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। बूढ़े लियू ने सिर हिलाया और इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। चूंकि सु हाओ इस स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए अब वह उसे ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बनने की विधि सिखा सकता था। हालांकि वह इसमें सफल होगा या नहीं, ये पूरी तरह सु हाओ पर निर्भर था। बूढ़े लियू ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे से पूछा, शियांग वो, क्या तुम्हारे पिता ने कभी तुमसे इस बारे में बात की है कि ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है? सु हाओ ने सिर हिलाया। मेरे पिता एक उच्च कोटि के कुलीन मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे ग्रैंड मास्टर के बारे में कभी बात नहीं की। मैंने लिंगयुन पुस्तकालय के सभी अभिलेखों की छानबीन भी की है, लेकिन ग्रैंड मास्टर स्तर या उससे ऊपर के किसी भी स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बूढ़े लियू ने सहज भाव से उत्तर दिया, ये तो अपेक्षित ही था। ग्रैंड मास्टर स्तर और उससे ऊपर से संबंधित ज्ञान को उच्च स्तरीय मानवीय बौद्धिक संपदा माना जाता है और इसे आसानी से प्रसारित नहीं किया जा सकता। ग्रैंड मास्टर के पद तक सफलतापूर्वक पहुंचना आमतौर पर पारिवारिक विरासत पर निर्भर करता है। सु हाओ चौंक गया।
उसे तुरंत एहसास हुआ कि इस दुनिया का उन्नत ज्ञान उच्च कोटि के कुलों के नियंत्रण में है, जिससे यह आम लोगों के लिए पूरी तरह से दुर्गम है। वह हिचकिचाया, तो गुरु लियू, अगर आप मुझे सिखाएंगे तो क्या कोई परेशानी होगी? बूढ़े लियू मुस्कुराए, पारिवारिक विरासत ही एकमात्र रास्ता नहीं है, मार्शल आर्टिस्ट अकादमी जैसे अन्य रास्ते भी हैं। चूंकि आप यहाँ के छात्र हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि एक निश्चित स्तर पर पहुँचने के बाद आप उच्च स्तरीय ज्ञान को आसानी से सीख सकेंगे। इस अकादमी का यही उद्देश्य है, प्रतिभाओं का चयन करना और मानव जाति के लिए और अधिक शक्तिशाली योद्धाओं का निर्माण करना। यदि ज्ञान का प्रसार केवल महान कुलों पर ही निर्भर होता तो मानव जाति कभी भी इस दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाती, हम बहुत पहले ही क्रूर जानवरों द्वारा नष्ट हो गए होते। सु हाओ ने बात समझकर सिर हिलाया। ओल्ड लियू ने आगे कहा, शायद आपको जानकारी न हो, लेकिन मानव शरीर की संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट बनना ही सर्वोच्च सीमा है। इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। सु हाओ ने कथन का अर्थ समझने की कोशिश की और इसके मूल भाव को आत्मसात करने का प्रयास किया। मानव शरीर रचना का परिप्रेक्ष्य। ओल्ड लियू का दावा था कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि ग्रैंड मास्टर, ग्रेट मास्टर और पूर्वज मार्शल आर्टिस्ट जैसे सभी सिद्ध रूप से मौजूद हैं। इसका अर्थ ये था कि ओल्ड लियू को मानव शरीर की संरचना के परिप्रेक्ष्य वाक्यांश पर जोर देना था। बूढ़े लियू ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। मानव शरीर की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट का स्तर वह सबसे मजबूत अवस्था है जिसे हम स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सु हाओ के असमंजस भरे चेहरे को देखकर बूढ़ा लियू प्रसन्न हुआ, जिससे पता चला कि वह कथन का निहितार्थ समझ गया था। उसने धीरे धीरे आगे कहा, मनुष्य और खूंखार जानवर मूल रूप से भिन्न हैं। मनुष्य की शक्ति बुद्धि पर निर्भर करती है, शारीरिक बल पर नहीं। मानव शरीर की संपूर्ण संरचना एक बुद्धिमान मस्तिष्क की सेवा के लिए बनाई गई है। इस प्रक्रिया में अपार शक्ति का त्याग करना पड़ता है। ये बुद्धिमान मस्तिष्क की वह प्रमुख कारक है जिसने हमें प्राचीन काल से लेकर अब तक जीवित रहने में सक्षम बनाया है। हालांकि एक बुद्धिमान मस्तिष्क होने के बावजूद असाधारण शक्ति के बिना हम शक्तिशाली और खूंखार जानवरों को पराजित नहीं कर सकते थे। हम केवल छिपकर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकते थे। सु हाओ ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्धि निसंदेह मानव जाति की नींव है। बूढ़े लियू ने आगे कहा, भयंकर जानवरों को बुद्धिमान मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी पूरी शारीरिक संरचना अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए समर्पित होती है, जिससे उनके शरीर के परिपक्व होने के साथ साथ उनकी शक्ति और भी बढ़ती जाती है। कुछ शक्तिशाली और खूंखार जानवर अनिश्चित काल तक बढ़ते रह सकते हैं और अंततः भोजन की कमी के कारण भूख से मर जाते हैं, जिससे उनकी संख्या बेजोड़ हो जाती है। शक्तिशाली बनने और मानव जाति की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए हमारे पूर्वजों ने प्रयोगों की एक लंबी अवधि शुरू की। सबसे पहले उन्होंने साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए साधना विधि की खोज की और फिर कुलीन मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच गए। हमारे पूर्वज लगभग 1000 वर्षों तक कुलीन मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर ही अटके रहे। उनका मानना था कि कुलीन मार्शल आर्टिस्ट ही मानवता की सर्वोच्च उपलब्धि है। सु हाओ ने उत्सुकता से पूछा, आगे क्या हुआ? बूढ़े लियू ने गर्व से कहा, बाद में हमारे लोगों में एक अद्भुत प्रतिभा का उदय हुआ, जिसने कुलीन मार्शल आर्टिस्ट स्तर से भी ऊपर उठकर आसमान तक अपना रास्ता बनाया। जियांग वो, तुम्हें उसे याद रखना चाहिए। वह हम सभी द्वारा पूजनीय मानव सम्राट मार्शल पूर्वज वू जोंगजू हैं। सु हाओ की आंखों में श्रद्धा का भाव था। मानव सम्राट मार्शल पूर्वज वू जोंगजू। बूढ़े लियू ने कहा, बिल्कुल सही। इसीलिए हमारे मार्शल आर्टिस्टों के सर्वोच्च स्तर का नाम उनके नाम पर रखा गया है, पूर्वज मार्शल आर्टिस्ट। कोई भी उनके अस्तित्व को कभी नहीं भूलेगा। ओल्ड लियू ने आगे कहा, मानव सम्राट के उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उन्होंने अकेले ही खतरनाक जंगल में यात्रा की, विभिन्न खूंखार जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया और उनके शरीर के रहस्यों पर शोध किया। खूंखार जानवर अनिश्चित काल तक क्यों बढ़ते रहते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं। 10 साल बाद उन्होंने ग्रैंड मास्टर स्तर को पार किया और मानव बस्तियों में लौट आए। सु हाओ आसानी से उस दृश्य की कल्पना कर सकता था। ये वू जोंगजू स्पष्ट रूप से दुनिया का पसंदीदा पुत्र था। सब लोग खुशी से झूम उठे। लगभग 1000 वर्षों से मानव जाति को रोके रखने वाली बाधा उनके प्रयासों मात्र से ही टूट गई। इसके बाद मानव सम्राट ने ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने की विधि को पूरी तरह से निःशुल्क सिखाना शुरू कर दिया। इस विधि के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के बाद वे अकेले ही जंगल में लौट गए और फिर कभी उनका कोई पता नहीं चला। फिर भी महज कुछ ही वर्षों में हर कोई उन्हें याद रखने लगा और मानव सम्राट के रूप में उनका आदर करने लगा। अनगिनत वर्षों के बाद मानवता अंततः महान गुरु और पूर्वज स्तर तक पहुंच गई। भविष्य में एक दिन हम निश्चित रूप से इससे भी उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इस पर बूढ़े लियू ने आह भरी, शायद मैं वह दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। सु हाओ मुस्कुराया, निराश मत होइए शिक्षक लियू, हो सकता है कि आप ही वह उपलब्धि हासिल करने वाले हों। सु हाओ की टिप्पणी सुनकर ओल्ड लियू को हंसी आ गई।
उन्होंने ऊपर हाथ बढ़ाकर अपने चमकदार गंजे सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, मेरे लिए अभी ग्रेट मास्टर स्तर तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल है, एंसेस्ट्रल स्तर की तो बात ही छोड़िए। मुख्य विषय पर लौटते हुए मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वह ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने की विधि है। सु हाओ तुरंत सीधा बैठ गया और उसने एक सम्मानजनक मुद्रा अपनाई जो ज्ञान के प्रति उसके सामान्य आदर को दर्शाती थी। बूढ़े लियू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी कसकर भींच ली, जिससे उनकी पूरी बांह की नसें फूल गईं। उनसे एक भयंकर आभा निकली जो इतनी शक्तिशाली थी कि सु हाओ के छोटे बाल थोड़े से ऊपर उठ गए। सु हाओ उस विशाल और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर दंग रह गया। अब बूढ़े लियू का सामना करना किसी आदिम दानव का सामना करने जैसा लग रहा था जो पूरी तरह से अजेय था। मात्र एक आभा ने ही इतना भयावह रूप ले लिया था। ओल्ड लियू ने कहा, यह ग्रैंड मास्टर स्तर की शक्ति है, प्रचंड और उग्र, जो एलीट स्तर से मौलिक रूप से भिन्न है। यदि आप एलीट की शक्ति को पानी की बाल्टी के रूप में देखें तो ग्रैंड मास्टर की शक्ति एक प्रचंड नदी के समान है। सु हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वाकई अंतर इतना बड़ा है? बूढ़े लियू ने अपनी मुट्ठी ढीली की और मुस्कुराए, यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। सु हाओ के अविश्वास करने के डर से वह खड़ा हो गया और इशारा करते हुए बोला, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर प्रहार करो। ग्रैंड मास्टर और एलीट के बीच का अंतर खुद महसूस करो। सु हाओ ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने सिर हिलाया और बूढ़े लियू के सामने खड़ा हो गया। मैं आ रहा हूं, शिक्षक लियू। कृपया सावधान रहें। उसके शरीर के भीतर मौजूद एलीट ब्लड ची पूरी ताकत से फूट पड़ी, उसके 9 महलों से बाहर निकलकर उसके पूरे शरीर को ढक लिया। सु हाओ ने मुक्केबाजी के लिए अनुकूल मुद्रा अपनाई और धीमी आवाज में चिल्लाया, क्षैतिज विखंडन, अस्त्र मुट्ठी, हॉरिजॉन्टल क्लीव की शक्ति संचयन तकनीक को एडेमेंटाइन फिस्ट की विस्फोटक शक्ति के साथ मिलाकर सु हाओ ने अब तक का सबसे शक्तिशाली मुक्का मारा। बूम! एक धीमी सी धमक गूंजी। बूढ़े लियू को सु हाओ का मुक्का सीधे सीने पर लगा। बूढ़े लियू को एक बेहद शक्तिशाली प्रहार का एहसास हुआ। यह इतना अप्रत्याशित था कि उस मुक्के ने उन्हें वास्तव में 5 या 6 कदम पीछे की ओर भारी धमक के साथ गिरा दिया। उसके चेहरे से आत्मविश्वास और सहजता का भाव गायब हो गया। सदमे से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना सीना पकड़ लिया और लगातार खांसने लगा। उसने घोर अविश्वास से पूछा, शियांग वो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ एक उच्च स्तरीय एलीट हो? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सु हाओ ने अपनी धड़कती मुट्ठी हिलाई और आश्चर्य से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि यह उच्च स्तरीय एलीट स्तर है। सु हाओ के पूर्ण शक्ति से किए गए प्रहार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि बूढ़े लियू को भी विश्वास हो जाता कि यह उस्ताद स्तर का प्रहार था। बूढ़े लियू ने अपना चिकना माथा रगड़ा और अवाक होकर कहा, तुम्हारी प्राण ऊर्जा किसी कुलीन मार्शल आर्टिस्ट जैसी तो है ही, लेकिन तुम्हारी प्राण ऊर्जा की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। मैंने किसी भी उच्च स्तरीय कुलीन योद्धा में इस तरह की विस्फोटक शक्ति कभी नहीं देखी। सु हाओ ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मुझ में अद्वितीय प्रतिभा है, इसलिए थोड़ी अतिरिक्त प्रतिभा होना सामान्य बात है। बूढ़े लियू को अनिच्छा से ही सु हाओ की व्याख्या स्वीकार करनी पड़ी। सु हाओ ने आगे कहा, कुलीन मार्शल आर्टिस्ट और मास्टर मार्शल आर्टिस्ट के बीच वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है। अभी जो मैंने मुक्का मारा वह मेरी पूरी ताकत थी, फिर भी वह टीचर लियू के बचाव को तोड़ नहीं सका। बूढ़े लियू ने सिर हिलाया। मास्टर स्तर की शक्ति मानव जाति में जन्मजात नहीं होती, इसे भयंकर जानवरों का अध्ययन करके विकसित किया जाता है। मानव शरीर और भयंकर जानवरों के बीच शक्ति का इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में एक विशेष संरचना की कमी है। सु हाओ ने संक्षेप में कहा, शिक्षक लियू, क्या आप ये कह रहे हैं कि भयंकर जानवरों के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हम मनुष्यों के अंदर नहीं होता? बूढ़े लियू ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। हम भयंकर जानवरों के अंदर मौजूद इस विशेष संरचना को जानवर का निशान कहते हैं। भयंकर जानवर इसके साथ पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं। इसलिए मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बस अपने शरीर में एक कृत्रिम पशु चिन्ह स्थापित करना होगा। सु हाओ को अचानक समझ आ गया। मैं समझ गया, ओल्ड लियू ने आगे कहा, हालांकि बीस्ट मार्क को शामिल करना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। सु हाओ ने पूछा, कौन से 2? सबसे पहले आपको एक पूर्ण बीस्ट मार्क प्राप्त करना होगा। दूसरा, आपको सफलतापूर्वक बीस्ट मार्क को अपने शरीर पर उकेरना होगा। सु हाओ पहली शर्त पूरी नहीं कर सका क्योंकि उसने पशु चिन्ह की अवधारणा के बारे में पहली बार सुना था, उसे देखने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए उसने पूछा, शिक्षक लियू, मुझे पशु चिन्ह कहाँ मिल सकता है? बूढ़े लियू हंसे, बीस्ट मार्क प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। पहला, कोई आपको ये दे दे, शायद आपके पिता या किसी और से विरासत के रूप में। दूसरा, आप इसे काले बाजार से ऊंची कीमत पर खरीद लें। तीसरा, आप अकादमी में छात्र बन जाएं और अकादमी के संग्रह से एक बीस्ट मार्क का अध्ययन करें। चौथा, आप स्वयं जंगल में भयंकर जानवरों का शिकार करें। आप तीसरे विकल्प को चुनकर सीधे अकादमी के संग्रह से बीस्ट मार्क प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सु हाओ को पसीना आ गया।
एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा शब्द सुनते ही उसकी धड़कन तेज हो जाती है। सू हाओ ने सावधानी से पूछा, कितने? बूढ़े लियू ने खुशी से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये काला बाजार से बहुत सस्ता है। इसकी कीमत सिर्फ 5 सोने के सिक्के हैं। क्या तुमने सेमेस्टर की शुरुआत में वार्डन जिन दांतों से 10 सोने के सिक्के नहीं जीते थे? अगर तुमने उन्हें अभी तक खर्च नहीं किया है तो तुम उन्हें अभी इस्तेमाल कर सकते हो। सू हाओ ने राहत की सांस ली। उसने पिछले 6 महीने पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया था और ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं किए थे। उसने बस कुछ छोटे मोटे गैजेट्स को कस्टमाइज करने में थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया था। उसके पास अभी भी 9 सोने के सिक्के बचे थे, जो काफ़ी थे। अगर 20 मार्क के लिए 20 या 30 सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते तो उसे पूरा नुकसान हो जाता। इस बिंदु पर ओल्ड लियू ने कहा, ब्लैक मार्केट में सबसे कम कीमत 20 सोने के सिक्के हैं और वे अपेक्षाकृत कमजोर प्रभाव वाले 20 मार्क्स के लिए हैं। सू हाओ ने ठंडी सांस ली। तब बूढ़े लियू ने सख्ती से कहा, इसलिए एक बार जब आप अकादमी से पशु चिन्ह सीख लेते हैं तो आपको इसे मनमाने ढंग से लीक या बेचना नहीं चाहिए, अन्यथा अकादमी किसी भी समय इसे वापस लेने का अधिकार रखती है। सू हाओ ने सिर हिलाया। समझ गया। सू हाओ ने फिर पूछा, दूसरे बिंदु के बारे में क्या? मैं अपने शरीर पर पशु चिन्ह कैसे उकेरूं? बूढ़े लियू ने गर्व से अपना गंजा सिर सहलाया। मुश्किल यही है। भले ही आपको पूरा 20 मार्क मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे सफलतापूर्वक अपने शरीर पर उकेर सकते हैं। चूंकि 20 मार्क को खूंखार जानवरों के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे सीधे मानव शरीर पर अंकित करना काम नहीं करेगा। आपको इसके मूल तत्व का विश्लेषण करना होगा और फिर अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति के आधार पर 20 मार्क को तब तक समायोजित करना होगा जब तक कि यह आपके शरीर के साथ पूरी तरह से मेल न खा जाए, जिससे एक नया महत्वपूर्ण ऊर्जा नेटवर्क बन सके। तभी उत्कीर्णन को सफल माना जाता है। सू हाओ ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैं समझ गया। लगता है कि मास्टर स्तर तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। बूढ़े लियू ने कहा, यह तो निश्चित है। इस प्रक्रिया में 1 से 5 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है, ये व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है। अच्छी समझ और भाग्य वाले लोग लगभग 1 साल में सफल हो सकते हैं, जबकि दोनों की कमी वाले लोगों के लिए समय सीमा अनिश्चित काल तक बढ़ जाएगी। हालांकि अत्यधिक आशावादी न बने। 20 मार्क और समय होने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। अधिकांश कुलीन मार्शल आर्टिस्ट अपना पूरा जीवन अपने लिए उपयुक्त संरचना खोजने में असमर्थ रहते हैं और इस प्रकार उसे सफलतापूर्वक अंकित करने में असफल हो जाते हैं। तो सू हाओ, तुम मार्शल आर्टिस्ट के मास्टर बनने में सफल हो पाओगे या नहीं, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। सू हाओ ने सिर हिलाया। समझ गया, धन्यवाद शिक्षक लियू। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? बूढ़े लियू ने अचानक पूछा। सू हाओ ने सिर हिलाया। वह हमेशा अपने पैसे अपने साथ रखता था, चोरी हो जाना उसके लिए बहुत बुरा होगा। बूढ़े लियू ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा, हाथ हिलाया और सीधे बाहर चले गए। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पहले एक पशु चिन्ह चुनने के लिए ले चलता हूँ। कुछ देर बाद सू हाओ ओल्ड लियू के पीछे पीछे लिंग्यून पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर गया। प्रशासक को नमस्कार करने के बाद वे मुड़े और एक कमरे में प्रवेश कर गए। बूढ़े लियू ने एक विशाल अलमारी के ऊपर से एक बड़ा लकड़ी का बक्सा उतारा। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें कई पांडुलिपियां थीं। बूढ़े लियू ने लापरवाही से एक स्क्रॉल निकाला और कहा, ये पशु चिन्ह हैं। प्रत्येक स्क्रॉल में एक पूर्ण पशु चिन्ह दर्शाया गया है और अकादमी के पास जितने भी स्क्रॉल हैं वे सब यहाँ हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी स्क्रॉल चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ में जो स्क्रॉल है उस पर पशु चिन्ह की विशेषता अत्यधिक शक्ति अंकित है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस 20 मार्क को चुनते हैं और इसे सफलतापूर्वक उत्कीर्ण करते हैं तो मास्टर स्तर पर पहुंचने के अलावा आपकी जीवन शक्ति में असीम शक्ति का गुण जुड़ जाएगा, जिससे आपके शरीर को अपार शक्ति प्राप्त होगी। बाद में घर उठाना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। बूढ़े लियू ने एक और स्क्रॉल निकाला। इस 20 मार्क पर लीपिंग लिखा है, जो कूदने की क्षमता को बढ़ाता है। बाद के चरणों में आप शायद एक मक्खी की तरह उड़ने में भी सक्षम हो जाएंगे। ये स्क्रॉल कठोरता है, जो एक रक्षात्मक प्रकार है। ये स्क्रॉल नियंत्रण है, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा की हेरफेर क्षमता को बढ़ाता है। ये स्क्रॉल आकार दे रहा है, जीवन शक्ति की लचीलेपन को बढ़ा रहा है। ये स्क्रॉल बर्स्ट है, जो जीवन शक्ति विस्फोटों की तीव्रता को बढ़ाता है। ये स्क्रॉल फैंटम है, जलना, क्षरण, जमना, रंग बदलना, समन्वय, सुन्नता, अनुभूति, आसंजन, पुनर्प्राप्ति, उपचार, घूर्णन, प्रवेश, विशालकाय। कुल मिलाकर 33 अलग अलग प्रकार के 20 मार्क्स थे। इतने सारे विकल्पों के साथ सू हाओ क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ गया कि क्या चुने, इसलिए उसने पूछा, शिक्षक लियू, आपका पशु चिन्ह क्या है? सू हाओ को यह एहसास नहीं था कि सामान्य परिस्थितियों में अन्य मार्शल आर्टिस्टों से उनके 20 मार्क्स के प्रभावों के बारे में पूछना वर्जित था। हालांकि ओल्ड लियू सू हाओ से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे और उन्होंने सीधे जवाब दिया,
मेरा 20 मार्क रोटेशन है और मैंने इसे यहीं से सीखा है। लेकिन भविष्य में दूसरों से उनके 20 मार्क्स के बारे में यूं ही मत पूछना। जब तक वे आपके भरोसेमंद साथी न हो, अपना 20 मार्क कभी भी आसानी से प्रकट मत करना। एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता मतलब अतिरिक्त सुरक्षा। मैं समझ गया, शिक्षक लियू। सू हाओ ने तुरंत सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या मैं 2 या 3 चुन सकता हूँ? बूढ़े लियू ने सिर हिलाया। नहीं, बहुत सारे लोग आपस में टकराएंगे और हमारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। सू हाओ ने इस बात को स्वीकार किया, फिर पालथी मारकर फर्श पर बैठ गया और पांडुलिपियों पर लगे लेबलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा। यदि उसे कोई संदेह होता तो वह तुरंत पूछ लेता। कुछ देर सोचने के बाद सू हाओ ने 20 मार्क्स में से एक को बाहर निकाला और ओल्ड लियू से कहा, शिक्षक लियू, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं ये 20 मार्क लूंगा। बूढ़ा लियू यह अनुमान लगा रहा था कि सू हाओ अंततः कौन सा पशु चिन्ह चुनेगा। ये सुनकर उसने तुरंत जिज्ञासावश उस पांडुलिपि को उठाकर उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसे देखकर वह दंग रह गया और सू हाओ से फिर पूछा, क्या आप वाकई यही चाहते हैं? ये 20 मार्क बहुत जटिल है, इसे उकेरने में बहुत कम लोग सफल होते हैं। इसके अलावा इस 20 मार्क में कोई शक्तिशाली आक्रमण क्षमता नहीं है। सफल होने वालों के अनुसार ये केवल लगभग 20 मीटर की सीमा तक ही देखने की क्षमता देता है, जिससे ये लगभग बेकार हो जाता है। कृपया पुनर्विचार करें। सू हाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है, यही मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। बूढ़े लियू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी सलाह दे दी थी, अंतिम निर्णय सू हाओ पर निर्भर था। उसकी सफलता या असफलता बूढ़े लियू के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। सफलता सबसे अच्छी थी, लेकिन असफलता भी ठीक थी। सू हाओ को वह पांडुलिपि देते हुए उन्होंने कहा, अभी 5 सोने के सिक्के दे दो। अगले 1 साल तक तुम तीसरी मंजिल पर आकर यह पांडुलिपि उधार ले सकते हो और इस पर पशु चिन्ह उकेरने का प्रयास कर सकते हो। 1 साल बाद तुम्हें 1 सोने के सिक्के का वार्षिक किराया देना होगा। सू हाओ की पलकें फड़क उठीं। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग वाकई पैसा कमाना जानते हैं। उसने वह स्क्रॉल उठाया और धीरे धीरे उसे खोला। स्क्रॉल पर लिखा था, धारणा। बूढ़े लियू ने सू हाओ को पशु आकृति को उकेरने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया, जिसमें संरचना को समायोजित करने, उसे ठोस बनाने और यह सत्यापित करने का तरीका बताया गया कि क्या संरचना उसके अपने शरीर के अनुकूल है, इत्यादि। जाने से पहले ओल्ड लियू ने कहा, ओह हाँ, 1 महीने में हमारी अकादमी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की वार्षिक प्रतियोगिता होगी। आपको भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गए तो आप बस दूसरों को तंग करेंगे। इसलिए यहीं रहो और जानवर की आकृति उकेरने पर ध्यान दो। सू हाओ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इससे उसे अपने काम करने के लिए समय मिल जाता था, इसलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। अप्रत्याशित रूप से ओल्ड लियू ने कहा, प्रतियोगिता के प्रथम स्थान के विजेता को एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक प्राप्त होगी, हालांकि यह संभवतः आपके लिए आवश्यक नहीं होगी। सू हाओ ने हंसते हुए कहा, लेकिन बहुत अधिक कौशल होने की शिकायत कौन करेगा? बूढ़े लियू ने उत्तर दिया, यदि तुम इसे सीखना चाहते हो तो ग्रैंड मास्टर बनने तक प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हें ये तकनीक सिखा दूंगा। धन्यवाद, शिक्षक लियू। सू हाओ को एहसास हुआ कि बूढ़ा लियू सचमुच उसके प्रति दयालु था, किसी और को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता था। वह इस दयालुता को अपने दिल में संजोकर रख सकता था। सू हाओ जानता था कि बूढ़े लियू को बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। बूढ़े लियू ने उसे एक होनहार छात्र के रूप में देखा और पूरे मन से उसे सिखाया, यह आशा करते हुए कि भविष्य में वह मानवता का भार उठाने में सक्षम एक शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। शायद यही एक शिक्षक का सिद्धांत था, ज्ञान के प्रसार के प्रति शाश्वत श्रद्धा बनाए रखना। सू हाओ को यह एहसास होता जा रहा था कि उसके द्वारा प्राप्त किया गया हर ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने सोचा कि जब तक उसका जीवन सुखमय रहेगा, भविष्य में एक दिन वह इस संसार की मानव जाति को एक महान उपहार अवश्य देगा। बूढ़े लियू के जाने के बाद सू हाओ ने तीसरी मंजिल पर एक शांत स्थान ढूंढा और धारणा नामक पशु शैली की वस्तु को खोलकर उसका अध्ययन शुरू किया। उस स्क्रॉल पर एक जटिल और मनमोहक गोलाकार पैटर्न बना हुआ था, जो विद्युत संकेतों की लहरों के समूह जैसा लग रहा था, मानो मुड़ता और आपस में गुंथा हुआ हो। विकृत और आपस में गुंथी हुई रेखाओं के बीच एक अवर्णनीय सुंदरता उभर रही थी। शायद यही प्रकृति की सुंदरता थी, जीवन की सुंदरता थी। जैसे ही उसने वह चित्र देखा, सू हाओ के मन में तुरंत एक सवाल उठा, क्या शरीर के अंदर इस तरह के जटिल पैटर्न को उकेरने में 1 साल बिताना वाकई पर्याप्त होगा? जो कोई भी इसे महज 1 साल में पूरा कर सकता था, वह निश्चित रूप से कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। और जिस मानव सम्राट ने उस समय इस विधि को बड़ी मेहनत से तैयार किया था, वह तो वाकई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली रहा होगा। सू हाओ ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मुझे न केवल इसे उकेरना है, बल्कि अपनी जन्मजात विशेषताओं के अनुरूप इसकी संरचना को संशोधित और समन्वित भी करना है। इस कठिनाई को देखते हुए 2 साल भी शायद पर्याप्त न हो। लेकिन कौन कहता है कि मेरे पास छोटा गुआंग नहीं है? छोटे गुआंग की मदद से ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, है ना?
जैसे ही सुहाव ने उस जानवर के पैटर्न को देखा, उसने तुरंत उसके डिजाइन को ब्रह्मांड के प्रकाश में दर्ज कर लिया और उसके भीतर एक नई ज्ञान प्रविष्टि खोली, जिसका नाम उसने रून्स रखा। इन पशु आकृतियों को रून के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे इस विद्या की एक शाखा का निर्माण होता है। भविष्य में जब वह और अधिक रून एकत्र कर लेगा तो वह उन पर शोध शुरू कर सकता है। सुहाव की चेतना पिनबॉल स्पेस में प्रवेश कर गई, जहां उसने हवा में प्रकट हुए जटिल प्रतीक को देखा और उसका विश्लेषण और समायोजन करने के बारे में विचार करने लगा। चूंकि उन्हें लिटिल गुआंग की सहायता प्राप्त थी, इसलिए याद करने और उत्कीर्ण करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई। उन्हें बस प्रोग्राम सेट करना था और लिटिल गुआंग के निर्देशों का पालन करना था। वर्तमान समस्या ये थी कि प्रतीक को हूबहू उकेरना संभव नहीं था, यह उसके शरीर के अनुकूल नहीं था, जिससे असफलता मिलती। ओल्ड लियू के अनुसार सहज ज्ञान पर भरोसा करके और धीरे धीरे संरचना को समायोजित करके ही अंततः सफलता प्राप्त की जा सकती थी। सहज भावना। सुहाव के होंठ फड़कने लगे। अगर सहज भावनाएं भरोसेमंद होती तो वह सालों पहले लॉटरी टिकट खरीदकर मालामाल हो गया होता। उसका मानना था कि किसी व्यक्ति के पास सबसे कम भरोसेमंद चीज भावना होती है। अगर कोई बातचीत की शुरुआत ये कहकर करे, मुझे ऐसा लगता है, तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अक्सर वह गलत होता है। ये सुहाव के लिए एक खूनी सबक था। चूंकि भावना अविश्वसनीय थी, इसलिए उसे विज्ञान पर भरोसा करना पड़ा। हालांकि तुलनात्मक आंकड़ों की कमी के कारण सुहाव को यह नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करनी है। मैं पहले इसे आजमा कर देखूंगा। जब तक मैं कार्रवाई करूंगा और धीरे धीरे प्रयोग करूंगा, तब तक मुझे इसका हल मिल जाना चाहिए। सुहाव ने अपना हाथ हिलाया और पिनबॉल स्पेस का वातावरण तुरंत एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बदल गया, जिसके केंद्र में एक विस्तृत प्रायोगिक मंच भी था। छोटे गुआंग, वास्तविक समय में शरीर का डेटा एकत्र करो और शरीर का 3D प्रक्षेपण तैयार करो। छोटे गुआंग को प्राप्त हुआ। जैसे ही ये शब्द कहे गए, प्रयोग मंच पर एक नग्न आकृति तुरंत प्रकट हुई, जो उसके ऊपर मंडरा रही थी। ये सुहाव के शरीर का प्रक्षेपण था, जिसमें बाल तक बारीक से बारीक दिखाई दे रहे थे। न केवल भौतिक शरीर साकार हुआ, बल्कि उसके भीतर मौजूद जीवनदायी रक्त ऊर्जा भी प्रक्षेपित हुई। सुहाव ने निर्देश देना जारी रखा, पारदर्शिता को 50% पर समायोजित करें। प्रयोग मंच पर रखा शरीर पल भर में अर्धपारदर्शी हो गया, जिससे आंतरिक अंग दिखाई देने लगे। हर धड़कन, रक्त प्रवाह और आंतों की गति को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता था। परसेप्शन। रून के आकार को समायोजित करें और इसे उकेरने का प्रयास करें। पास में तैरती हुई राक्षसी आकृति ने अपना आकार समायोजित करना शुरू किया, फिर अर्धपारदर्शी शरीर में प्रवेश किया और अंत में छाती की गुहा के भीतरी हिस्से और रीढ़ की हड्डी के बीच खुद को अंकित कर लिया। स्थानीय आवर्धन 2 गुना। जिस क्षेत्र में प्रतीक चिन्ह उकेरा गया था, वह बड़ा होकर दिखाई देने लगा, और सुहाव ने प्रतीक चिन्ह और शरीर दोनों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने आगे निर्देश देते हुए कहा, शरीर के परिचालन संबंधी परिवर्तनों का स्वचालित रूप से अनुकरण करें। कुछ देर बाद लिटिल गुआंग की आवाज सुनाई दी, सिमुलेशन विफल हो गया। विफलता का कारण संबंधित डेटा का अभाव। सुहाव ने आह भरी। स्पष्टतः संदर्भ डेटा के बिना आगे बढ़ना असंभव था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे स्वयं उत्कीर्णन का प्रयास कई बार करना होगा, पर्याप्त डेटा एकत्र करना होगा, और उसके बाद ही वह तुलनात्मक विश्लेषण और स्वचालित अनुकरण कर सकता था। सुहाव ने तुरंत एक नया आदेश जारी किया, कार्य बनाएं, धारणा प्रतीक को उत्कीर्ण करें। कार्य निर्माण सफल रहा। समायोजन पूरा करने के बाद सुहाव तुरंत पिनबॉल स्पेस से बाहर निकल गया, फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया और तुरंत ध्यान की अवस्था में चला गया। उनकी धारणा में उनका अपना शरीर और लिटिल गुआंग द्वारा साकार किया गया शरीर एक दूसरे पर आ गए, और उनकी रीढ़ की हड्डी के भीतरी हिस्से पर एक प्रकाश बिंदु प्रकाशित हुआ। यहीं पर लिटिल गुआंग ने उन्हें चित्र बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सुहाव ने तुरंत अपनी उच्चतम रक्त ऊर्जा को प्रकाश बिंदु की ओर केंद्रित किया। वह बिंदु गतिमान होने लगा, GPS नेविगेशन गाइड की तरह आगे बढ़ने लगा, और सुहाव की रक्त ऊर्जा भी उसके साथ साथ चलने लगी। प्रकाश के उस बिंदु के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए सुहाव ने सावधानीपूर्वक अपनी रक्त ऊर्जा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आकृति बनाने लगा। जैसे जैसे उसका कौशल बढ़ता गया, उसकी गति भी बढ़ती गई और आकृति शीघ्रता से बन गई। रून को उकेरने का पहला प्रयास शुरू से अंत तक केवल 10 मिनट में पूरा हो गया। रक्त ऊर्जा ने अपना आकार बनाए रखा और यह सुनिश्चित कर लिया कि यह आसानी से नष्ट नहीं होगी, तो सुहाव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे गुआंग की मदद से ये प्रक्रिया वाकई बहुत सरल हो गई है। अगर मैं कुछ और बार कोशिश करूं, तो शायद बहुत जल्द इसे सफलतापूर्वक उकेर पाऊंगा। सुहाव पिनबॉल स्पेस में वापस लौटा, 3D मटेरियलाइजेशन का उपयोग करके अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति को प्रोजेक्ट किया, पारदर्शिता को 50% तक समायोजित किया और ध्यानपूर्वक अवलोकन करना शुरू कर दिया। उन्होंने शीघ्र ही असंगतता के क्षेत्रों का पता लगा लिया।
उसके शरीर के भीतर मौजूद रक्त ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह मानो भौतिक रूप से स्वतः ही अस्वीकृत हो गया हो। शरीर के विभिन्न हिस्से हल्के से कांप रहे थे और कुछ क्षेत्रों में तो धीरे धीरे विघटन के संकेत भी दिखाई दे रहे थे। सु हाओ चिंतित नहीं था और उसने रक्त ऊर्जा प्रतीक की गतिविधियों का अवलोकन करना जारी रखा। सभी स्थान असंगत नहीं हैं। 89 नोड स्थानों में से 86 असंगत हैं, लेकिन 3 स्थान अत्यंत स्थिर हैं। सु हाओ की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। उन्होंने तुरंत दोनों घटनाओं को रिकॉर्ड किया और उन्हें डेटाबेस में जोड़ दिया। इसके बाद वह पिनबॉल स्पेस से बाहर निकला, सक्रिय रूप से रक्त ऊर्जा के प्रतीक को निष्क्रिय किया और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। दोबारा सु हाओ ने फिर से ध्यान में प्रवेश किया। रूम में थोड़ा सा समायोजन करने के बाद और तीनों स्थिर स्थानों को प्रभावित किए बिना उसने कोन को घुमाया और दूसरी बार रूम को उकेरना शुरू किया। जल्द ही दूसरा शिलालेख भी पूरा हो गया। सु हाओ ने इसे देखते ही भौहें चढ़ा ली। इस बार 5 नए नोड जोड़े गए हैं। लगता है कि नोड्स की संख्या अभी तय नहीं है। अच्छी खबर यह है कि 3 और स्थिर नोड खोजे गए हैं। दोबारा सु हाओ ने अपना सारा ध्यान पशु आकृति को उकेरने में लगा दिया। जब तक उसके पास पर्याप्त ऊर्जा रहती, वह बाकी सब कुछ अस्थायी रूप से छोड़कर आकृति को उकेरता रहता। वह प्रतिदिन कम से कम 20 बार उस पर नक्काशी करने में सक्षम था। 10 दिन बाद शाओ गुआन को 200 से अधिक शिलालेख डेटा प्राप्त हुए थे। निरंतर तुलना और समायोजन के बाद वर्तमान पशु पैटर्न संरचना सु हाओ के साथ अत्यधिक अनुकूल थी। यदि वह अब भी इस पैटर्न को अंकित करता तो वह तुरंत ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बन सकता था। हालांकि उन्हें अब भी लग रहा था कि यह एकदम सही नहीं है। पूर्ण सहजता प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी मोटी कमियों को सुधारा जा सकता था। जानवर की आकृति को पूर्णतया उकेरने का प्रयास करना दूसरों के लिए अकल्पनीय था। कम से कम 1 साल तक लगातार सुधार और कोशिशों के बाद और शिलालेख के बीच में ही असफल होने की संभावना के कारण एक आम इंसान का धैर्य कब का खत्म हो चुका होता। अगर उन्हें कोई ऐसी संरचना मिल जाती जिस पर मुश्किल से ही सफलतापूर्वक शिलालेख बन पाता तो वे उसे तुरंत मजबूत कर लेते और बिना किसी झिझक के ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट बनने की ओर अग्रसर हो जाते। इसका कारण ये था कि हर किसी के पास जियाओ गुआन की तरह डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता नहीं थी। समय की इस लंबी प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखना और प्रयास करना कमजोर इच्छाशक्ति वाले कई लोगों को हार मानने पर मजबूर कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओ गुआन द्वारा एक नेविगेशन सिस्टम की तरह शिलालेख का मार्गदर्शन किए बिना इस तरह के जटिल पैटर्न को बनाने का प्रयास करने वाले अधिकांश लोग आधे रास्ते में ही असफल हो जाएंगे। सु हाओ ने संरचना को फिर से समायोजित किया। शिलालेख पूरा करने के बाद उन्होंने रूम की गतिशीलता का अवलोकन किया और बार बार पुष्टि की कि प्रत्येक नोड ने तरल अवस्था प्राप्त कर ली है। वह अचानक भौहें चढ़ाकर बोला, अभी भी एक ऐसा बिंदु है जो थोड़ा सा संघर्ष और प्रतिकर्षण उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने तुरंत जियाओ गुआन को निर्देश दिया, जियाओ गुआन, नोड 94 का विश्लेषण करो और समायोजन स्थितियों की गणना करो। गणना सफल रही। नोड 94 में 6 समायोजन विधियां हैं। दोबारा सु हाओ पिनबॉल स्पेस से बाहर निकला और शिलालेख लिखने का प्रयास करने लगा। जैसे जैसे वह अधिक कुशल होता गया, उसकी शिलालेख गति में काफी वृद्धि हुई। जल्द ही वह शिलालेख में सफल हो गया। सु हाओ अवलोकन करने के लिए एक बार फिर पिनबॉल स्पेस में दाखिल हुआ। ये काम नहीं करेगा। दोबारा जब सु हाओ ने चौथी स्थिति आजमाई, उसके पूरे शरीर में एक असीम सहजता का अनुभव हुआ। सु हाओ ने आश्चर्य से तुरंत कहा, हो गया। वह तुरंत अपने शरीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए पिनबॉल स्पेस में दाखिल हुआ। छाती के भीतरी भाग और रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित वह चिन्ह मानो उसके शरीर में पूरी तरह समाहित हो गया हो। यह उसकी सांसों और मांसपेशियों के कंपन के साथ स्पंदित हो रहा था, मानो जन्म से ही वहां मौजूद हो। कुछ देर ध्यान से निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, सु हाओ ने अंततः राहत की सांस ली। यही तो ढांचा है। इसे ब्रांडेड और मजबूत किया जा सकता है। पिनबॉल स्पेस से बाहर निकलते हुए उसने खिड़की के बाहर ढलते सूरज पर एक नज़र डाली और गहरी सांस लेते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर बनना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इस दुनिया में लोग कंप्यूटर की मदद के बिना इतने जटिल शिलालेख कैसे पूरे करते हैं। इससे यही साबित होता है कि हर ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट मानवता का ईश्वर प्रदत्त विलक्षण प्रतिभा का धनी है। सौभाग्य से मुझे प्रोग्रामिंग आती है। सचमुच ज्ञान ही भाग्य बदलता है। सु हाओ बेहद खुश था। हालांकि उनके सामने एक और भी महत्वपूर्ण कार्य था, ब्रांड को मजबूत करना। सु हाओ ने फिर से ध्यान में प्रवेश किया, अपनी चेतना को अपने शरीर में गहराई तक ले गया। ब्रांड को मजबूत बनाओ। सु हाओ के सचेत नियंत्रण में उस प्रतीक को बनाने वाली जीवन शक्ति उबलने लगी, उसके भीतर कीड़ों की तरह रेंगने लगी। इसने आसपास के मांस और रक्त को बलपूर्वक हटा दिया, जिससे पूरी तरह से मांस और रक्त से बना एक पैटर्न बन गया। सु हाओ ने मांस को एक तरफ धकेलते समय होने वाली झुंझुनी को नजरअंदाज कर दिया और ब्रांडिंग प्रक्रिया के अनुसार चरण दर चरण आगे बढ़ा।
पहले एक पैटर्न बनाने के लिए मांस और रक्त को एक तरफ धकेलें, फिर इसे भरने के लिए तेजी से अधिक जीवन ऊर्जा एकत्र करें। इस अवस्था को केवल 2 दिनों तक बनाए रखने से यह चिन्ह ठोस हो सकता है। सु हाओ ने विस्थापित मांस और रक्त से बने उस प्रतीक को जीवन शक्ति से भर देने के बाद अपनी आंखें खोलीं। अब उसे सिर्फ 2 दिन इंतजार करना था। अब जाकर सु हाओ को आखिरकार राहत मिली। 10 दिनों तक लगातार उच्च तीव्रता वाले काम और पढ़ाई के बाद आखिरकार मुझे चैन की नींद मिल सकती है। सु हाओ ने बाहर जाते समय प्रशासक को नमस्कार किया, तुरंत निकल गया और छात्रावास में वापस आकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। 2 दिन बाद जैसे ही उसके भीतर मांस और रक्त का चिन्ह ठोस रूप लेने लगा, उसका स्वयं का रूपांतरण शुरू हो गया। उसके शरीर के भीतर स्थित धारणा चिन्ह में सूक्ष्म परिवर्तन हुए। प्रत्येक नोड मानो सचेत हो स्वतः ही छोटे तंबू जैसे अंगों को विकसित करने लगा, जो तंत्रिका समूह के समान थे, और चिन्ह को उसके मांस और रक्त से जोड़कर दोनों को आपस में मिला दिया। भौतिक शरीर के साथ एक चमत्कारी संबंध के माध्यम से बोध प्रतीक ने 9 लोकों में प्रवेश किया और उनमें विद्यमान जीवन शक्ति से संबंध स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर में बिखरे हुए 9 लोकों ने एक पूर्ण नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें प्रतीक इस नेटवर्क के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था। उसके पूरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा भी इसी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई थी। इस नेटवर्क का कार्य कहीं अधिक व्यापक था। समय बीतने के साथ यह महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक विशाल भंडार बन जाएगा, जो भारी मात्रा में ऊर्जा को धारण करने में सक्षम होगा। बूढ़े लियू ने सु हाओ को बाल्टी भर पानी और बहती नदी के बीच के अंतर के बारे में जो बताया था, वह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यदि सु हाओ द्वारा 9 महलों में पहले से संग्रहित जीवन ऊर्जा की मात्रा एक बाल्टी भर सकती है, तो नवगठित नेटवर्क एक नदी के आयतन को समाहित कर सकता है। वर्तमान में नदी के बराबर जल की मात्रा को समाहित करने में सक्षम इस नेटवर्क में केवल एक बाल्टी महत्वपूर्ण ऊर्जा ही मौजूद थी। इससे सु हाओ को अपने पूरे शरीर में खालीपन का एहसास हुआ और उसने एक बार फिर कमजोरी और लालसा का अनुभव किया। इस प्रतीक चिन्ह की विशेषता बोध शक्ति थी, जिससे उसकी बोध क्षमता में काफी वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन सु हाओ ने अभी तक बोध शक्ति में कोई स्पष्ट वृद्धि महसूस नहीं की थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका कारण या तो ये था कि प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई थी और जीवन ऊर्जा पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुई थी, या फिर जीवन ऊर्जा की मात्रा बहुत कम थी। उन्हें अपने शरीर में सूखे पड़े नदी के प्रवाह को पूरी तरह से फिर से भरना था और बूढ़े लियू द्वारा वर्णित उग्र और हिंसक अवस्था तक पहुंचना था, तभी कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन दिखाई देगा। तो अगला कदम है जीवनदायी ऊर्जा को जितनी जल्दी हो सके परिवर्तित करना। सु हाओ ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। आधे महीने बाद सु हाओ पालथी मारकर जमीन पर बैठा अपनी आंखें खोलीं। अपनी ऊर्जा को आधा ही भरा हुआ महसूस करते हुए वह वाक रह गया। पिछले आधे महीने से मैं हर दिन लगातार ऊर्जा का कुशलतापूर्वक रूपांतरण कर रहा हूं, फिर भी अब तक केवल आधी ही ऊर्जा भर पाया हूं। मेरी दक्षता तो पहले से ही काफी तेज है, तो अन्य मार्शल आर्टिस्टों को अपनी ऊर्जा पूरी तरह से भरने में कितना समय लगता होगा? कम से कम आधा साल तो लगता ही होगा। हालांकि सु हाओ ने एक महत्वपूर्ण कारक को नजरअंदाज कर दिया। उसका रून नेटवर्क बाकी सभी से मौलिक रूप से अलग था। जब वह इस प्रतीक को उकेर रहा था तो उसने पूर्णता के लिए प्रयास किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रतीक का प्रत्येक भाग स्वाभाविक रूप से प्रवाह में हो, बिना किसी भी प्रकार की झिझक या अवरोध के। इस प्रकार के एक परिपूर्ण रून शिलालेख में स्वाभाविक रूप से अत्यंत विशाल मात्रा में जीवन शक्ति समाहित हो सकती है। अन्य लोगों की रून उत्कीर्णन संबंधी आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं। जब तक रून सामान्य रूप से कार्य करता था उतना ही पर्याप्त था। इसलिए उनके रून नेटवर्क स्वाभाविक रूप से अपूर्ण थे, उनमें अधिक ऊर्जा धारण करने की क्षमता नहीं थी और परिणामस्वरूप गुणों का प्रभाव काफी कम हो जाता था। यदि अन्य ग्रैंड मास्टर्स की औसत जीवन शक्ति क्षमता की तुलना एक तालाब से की जाए, तो सु हाओ की क्षमता की तुलना एक झील से की जा सकती है। दोनों का आयाम बिल्कुल भिन्न था। यह आदिम समाज के विरुद्ध उच्च प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया आयामी न्यूनीकरण का हमला था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि दूसरों को महत्वपूर्ण ऊर्जा को परिवर्तित करने में बहुत अधिक समय लग रहा है, उसे केवल अपनी चिंता करने की जरूरत थी। सु हाओ आदत के अनुसार पिनबॉल स्पेस में प्रवेश करता था। आयु 10 वर्ष और 5 महीने। ऊंचाई 153.5 सेमी। वजन 53 किलोग्राम। शारीरिक स्थिति स्वस्थ। स्तर शुरुआती ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट। एलीट वाइटल एनर्जी 869। रून बोध हथियार में निपुणता बुनियादी कृपाण तकनीक निपुण। सेमीकोलन उद्धरण चिन्ह बुनियादी युद्ध तकनीक आकाश की ओर मुख का अंतिम कौशल। सेमीकोलन उद्धरण चिन्ह बुनियादी फुटवर्क निपुण शैडो ग्लाइड सटेप निपुण। सेमीकोलन उद्धरण चिन्ह चर नियंत्रण महत्वपूर्ण ऊर्जा संवर्धन कार्य निपुण। जीवन शक्ति में भारी वृद्धि के अलावा और कुछ भी नहीं बदला था। फिर उसने लॉगबुक की जांच की। वर्ष 15,32,656 7वां महीना 13वां दिन 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। कॉस्मिक लाइट 2.3 में कोई अपडेट कार्य नहीं है।
शारीरिक स्थिति स्वस्थ, कोई असामान्यता नहीं। धारणा रून की निगरानी की जा रही है, ये सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, कोई असामान्यता नहीं है। लिंग्यून मार्शल आर्टिस्ट अकादमी की छात्र वार्षिक प्रतियोगिता कल आयोजित की जाएगी। कृपया अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं। लिंग्यून मार्शल आर्टिस्ट अकादमी की कक्षाएं 3 दिनों में समाप्त हो जाएंगी। कृपया अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं। स्थगित कार्य लिंग्यून पुस्तकालय की सामग्री पढ़ना। वर्तमान प्रगति 57%। मार्शल आर्टिस्ट उन्नति डेटा सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। रिकॉर्डिंग प्रगति साधारण मार्शल आर्टिस्ट, विशिष्ट मार्शल आर्टिस्ट, ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट। उद्धरण चिन्ह ... आंकड़े वर्तमान खाते में 2 सोने के सिक्के और 34 चांदी के सिक्के हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह एक ऐसी प्रविष्टि जिसे देखकर वह अचानक रुक गया। 2 दिवसीय वार्षिक प्रतियोगिता कल और परसों है और उसके बाद छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। शाम को फैटी को सु हाओ मिल गया। जैसे ही फैटी पास आया, सु हाओ तुरंत समझ गया कि धारणा का प्रतीक चिन्ह क्या है। दृष्टि और श्रवण शक्ति के अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि उसने एक अतिरिक्त अवधारणात्मक स्थान प्राप्त कर लिया है। वह इस बोधगम्य स्थान के केंद्र में था, लगातार एक अज्ञात लहर को बाहर की ओर फैला रहा था, और जब फैटी पास आया तो यह पानी की लहरों के किसी बाधा से टकराने जैसा था, जिससे केंद्र में मौजूद सु हाओ को तुरंत पता चल गया कि कुछ करीब आ रहा है। क्या ये रडा जैसा नहीं है? फैटी उत्साह और आशंका से भरे चेहरे के साथ सु हाओ के सामने प्रकट हुआ और बोला, शियांगवू, वार्षिक प्रतियोगिता कल है। मैं ग्रुप 7 में हूँ। तुम किस ग्रुप में हो? सु हाओ ने फैटी से अपनी नज़र हटाए, आंखें बंद की, और फिर भी फैटी की स्थिति को सटीक रूप से महसूस कर सका, मानो उसने इंफ्रारेड थर्मल इमेज पहना हो। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं और फैटी को देखा, तो दृष्टि और अनुभूति बिना किसी अस्वाभाविकता के सहज रूप से एक दूसरे से मेल खा गईं। प्रयोग करते समय सु हाओ ने अनायास ही जवाब दिया, ओह वह, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है। फैटी ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं? मैंने सुना है कि वार्षिक प्रतियोगिता के प्रथम स्थान विजेता को ग्राउस स्ट्रेट स्टेप्स नामक एक बहुत ही शक्तिशाली फुटवर्क युद्ध तकनीक मिलती है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम जरूर प्रथम स्थान पाओगे। अगर तुम परवाह न करने की वजह से प्रतियोगिता से चूक गए तो ये बहुत दुख की बात होगी। सु हाओ ने बेपरवाही से कहा, आप तो जानते ही हैं कि मैं प्रथम स्थान जीतूंगा, इसलिए मेरे जाने या न जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को धमकाना नहीं चाहता, चलिए दूसरों को थोड़ी उम्मीद देते हैं। सारी अच्छी चीजें आप खुद नहीं ले सकते। फैटी ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। फिर उसने जोश से कहा, शियांगवू, मेरी ताकत तो अब एक मध्यम स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गई है। हमारे क्लास टीचर ने तो मुझे जीनियस भी कह दिया है। कल सुबह सबसे पहले मेरी प्रतियोगिता है। मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा और अच्छी रैंकिंग के लिए पूरी कोशिश करूंगा। शियांगवू, तुम्हें मुझे देखने जरूर आना चाहिए। सु हाओ ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन किंग का क्या? वह किस समूह में है? हम। सु हाओ को अचानक किसी के तेजी से पास आने का आभास हुआ, जो दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी अनुभूति में उत्पन्न कंपन की तीव्रता फैटी की तुलना में कहीं अधिक थी। सु हाओ ने मुड़कर देखा, वह हे किंग थी। शियांगवू, हे किंग के पास आते ही उसने देखा कि फैटी भी वहीं है। उसकी पहले की घबराहट एकदम शांत हो गई। हे किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शियांगवू, फैटी, तुम दोनों यहाँ हो। फैटी ने तुरंत कहा, किंग, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। कल तुम किस ग्रुप में हो? हे किंग ने कहा, कल के प्रारंभिक दौर के लिए हम सभी लड़कियां आखिरी 3 समूहों में हैं। मैं समूह 11 में हूँ। आप दोनों का क्या हाल है? फैटी ने कहा, मैं ग्रुप 7 में हूँ। शियांगवू ने कहा कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, जो कि थोड़ा दुख की बात है। अगर शियांगवू प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो ये बहुत अच्छा होगा यदि वह मुझे ग्राउस स्ट्रेट स्टेप्स तकनीक दिखा सके। सु हाओ ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इसमें भाग लेता तो सच कहूं तो वार्षिक प्रतियोगिता अपना अधिकांश मजा खो देती और मेरा एकल मंच बन जाती। हे किंग ने सु हाओ की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा और कहा, शियांगवू, क्या तुम कल मेरा मैच देखने आओगे? सु हाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब से उसने तीसरे वर्ष के सभी छात्रों को चुनौती दी थी, तब से हे किंग एक बदली हुई इंसान लग रही थी, और सु हाओ के सामने वह बहुत अधिक खुशमिजाज हो गई थी। सु हाओ ने सोचा था कि हे किंग अभी भी बचपन की नाराजगी मन में रखे हुए है और उससे दूर रहती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक इस तरह बदल जाएगी, मानो उनके बचपन में लौट रही हो। सु हाओ का जवाब सुनकर हे किंग तुरंत उत्साहित हो गई। फैटी ने तुरंत कहा, किंग, मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा। हे किंग ने सिर हिलाया और फैटी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद फैटी। सु हाओ ने कहा, अभी समय है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आप दोनों को थोड़ा प्रशिक्षण देने में मदद करूं? उन्हें आश्चर्य हुआ जब हे किंग ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं, मैं खुद पर निर्भर रहना चाहती हूँ। मैं निश्चित रूप से यह कर सकती हूँ।
फैटी एक पल के लिए हिचकिचाया, वह सू हाओ की मदद मांगना चाहता था, लेकिन हे किंग के दृढ़ चेहरे को देखकर उसने भी सिर हिलाकर कहा, मैं खुद ही अभ्यास करूंगा। मैं खुद कर सकता हूँ। मैंने इस साल बहुत मेहनत की है। तो मैं आप दोनों को कल की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं और शानदार परिणाम की कामना करता हूँ। सू हाओ ने सिर हिलाया। वह युवाओं की अपनी क्षमताओं को साबित करने की उत्सुकता को समझ सकता था, लेकिन अगर उसे खुद चुनाव करना होता तो वह दूसरों से मदद लेने से कभी इनकार नहीं करता। दूसरों की मदद से प्रगति में तेजी आ सकती है, तो क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। बचा हुआ समय भविष्य में अधिक रोचक और सार्थक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह बलवान बनने की किसी अकारण इच्छा के कारण नया ज्ञान प्राप्त करने का अवसर कभी नहीं छोड़ता। जो चीजें सीखनी चाहिए उन्हें सीखना ही चाहिए, बशर्ते व्यक्ति ज्ञान प्रदान करने वाले और स्वयं ज्ञान के प्रति पर्याप्त सम्मान रखता हो। फैटी और हे किंग के जाने के बाद सू हाओ ने फिर से ब्लड क्यूई नेटवर्क का अध्ययन शुरू किया। यद्यपि वर्तमान में उसके शरीर की अधिकतम क्षमता के आधे से भी कम रक्त ऊर्जा थी, फिर भी ये पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। यदि इतनी अधिक मात्रा में रक्त ऊर्जा एक साथ मुक्त हो जाए तो उसे उत्पन्न होने वाली शक्ति की कल्पना करना भी उसके लिए असंभव था। नई प्राप्त हुई बोध क्षमता केवल रक्त ऊर्जा को ही महसूस कर सकती है। रक्त ऊर्जा के बिना निर्जीव वस्तुएं पूरी तरह से अगोचर होती हैं। फैटी और किंग 100 मीटर के दायरे से बाहर निकलने के बाद अदृश्य हो गए। इस गणना के आधार पर मेरी दृश्यता सीमा लगभग 100 मीटर है, लेकिन ये पूरी तरह सटीक नहीं है। फैटी और किंग की अनुभूति सीमा में सूक्ष्म अंतर हैं। किंग की रक्त ऊर्जा फैटी की तुलना में अधिक प्रबल है, और किंग के लिए मेरी अनुभूति सीमा फैटी की तुलना में अधिक है। इसलिए यह माना जा सकता है कि मेरी अनुभूति सीमा रक्त ऊर्जा की मात्रा के साथ घटती बढ़ती रहती है। रक्त ऊर्जा जितनी प्रबल होगी, मेरी अनुभूति सीमा उतनी ही व्यापक होगी। इसके अलावा मैंने देखा कि हर किसी के रक्त की ऊर्जा अलग अलग महसूस होती है। फैटी के रक्त की ऊर्जा मुझे फूली हुई और ढीली महसूस होती है, जिसमें कोमलता और विस्फोट की कमी होती है। वहीं किंग के रक्त की ऊर्जा फुर्तीली और बेचैन महसूस होती है, जिसमें सक्रियता होती है। इसका मतलब है एक चलता फिरता नक्शा। हाँ, सू हाओ को उन ऑनलाइन गेम्स की याद आई जो वह पहले खेला करता था, जैसे कि लॉल या ऑन ऑफ किंग्स, जिनमें ऊपरी बाएं कोने में एक मिनी मैप होता है जहां आप लगातार टीम के साथियों या दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। उनकी धारणा वाली रून शाओ गुआंग प्रणाली के साथ मिलकर एक निजी मानचित्र होने का प्रभाव पूरी तरह से प्राप्त कर सकती थी। सू हाओ ने तुरंत पिनबॉल स्पेस में प्रवेश किया और संबंधित मैप प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक चरित्र डेटाबेस और एक जैविक डेटाबेस स्थापित किया, जिसमें उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों और अन्य रक्त ऊर्जा युक्त जीवों को स्वचालित रूप से वर्गीकृत किया और उन्हें उनके संबंधित डेटाबेस में संग्रहीत किया। फिर उसने पिनबॉल स्पेस में परसेप्शन रिकॉर्डिंग ब्लॉक को खोजा, रडा नामक एक अलग प्रोग्राम बनाया और अपने परसेप्शन को रडा के साथ सिंक्रोनाइज किया। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट के रैंक के अनुसार विभिन्न रक्त ऊर्जा स्तरों का उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी जोड़ी। निम्न स्तर सामान्य, मध्य स्तर सामान्य, उच्च स्तर सामान्य, बिल्कुल कोई खतरा नहीं, धूसर रंग, निम्न स्तर विशिष्ट, मध्य स्तर विशिष्ट, उच्च स्तर विशिष्ट, सफेद रंग, कोई खतरा नहीं, निम्न स्तर ग्रैंड मास्टर, मध्य स्तर ग्रैंड मास्टर, उच्च स्तर ग्रैंड मास्टर, पीले रंग, निश्चित खतरा। इससे ऊपर के स्तरों को बाद में जोड़ा जाएगा। अंततः उसने आसपास के मानचित्र का वास्तविक समय में सिंक्रोनाइजेशन स्थापित किया। ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सू हाओ की आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं। उसे केवल प्रमुख बाधाओं को दर्शाने के लिए कुछ सरल ब्लॉक और रेखाओं की आवश्यकता थी। सू हाओ ने सबसे पहले फैटी और हे किंग का डेटा रडा में दर्ज किया और एक परीक्षण शुरू किया। उस समय रडा खाली था। सू हाओ उठा और बाहर चला गया। वह बाहर टहलना चाहता था और अधिक जानकारी जुटाना चाहता था और डेटाबेस को भरना चाहता था। जल्द ही सू हाओ की मुलाकात अपने पहले प्रियजन से हुई। रिकॉर्ड नाम छात्र O1 निम्न स्तरीय सामान्य। सू हाओ के आदेश के बाद उसकी नज़र में वह व्यक्ति अब लाल रंग का पैटर्न नहीं रहा, बल्कि एक गोलाकार चेहरे का आइकन बन गया जो लॉल मिनी मैप जैसा दिखता था। उस गोलाकार आइकन पर धूसर रंग के अक्षरों में लिखा था छात्र 00001। ये गोलाकार आइकन छात्र की गतिविधियों के साथ साथ हिलता डुलता था। इसने काम किया। सू हाओ जानता था कि यह 100 मीटर की सीमा ही अंतिम सीमा नहीं है। जैसे जैसे वह धीरे धीरे अनुकूलित होता जाएगा और उसकी रक्त ऊर्जा पूरी तरह से पुनः पूर्ति हो जाएगी, ये सीमा लगातार बढ़ती जाएगी। सू हाओ बेहद खुश था और अकादमी में लगभग 100 मीटर के दायरे में इधर उधर घूमने लगा, रास्ते में दिखने वाले हर किसी को अपने साथ ले आया और खूब मजे कर रहा था। जब वह भीड़ में घुसा तो उसके देखने का दायरा असंख्य गोलाकार चिन्हों से भर गया, लेकिन यह अव्यवस्थित नहीं लग रहा था, बल्कि परतें स्पष्ट थीं और वह आसानी से संबंधित व्यक्ति को ढूंढ सकता था। जब वह भीड़ से बाहर निकला तो दायरा फिर से खाली हो गया। हालांकि सू हाओ को यह नहीं पता था कि अकादमी में उसकी असामान्य रूप से इधर उधर घूमने और अजीबोगरीब व्यवहार की श्रृंखला को सभी छात्रों ने देख लिया था।
इस प्रकार पूरी अकादमी में एक अजीब अफवाह फैल गई। गुस्से से भरा उड़ने वाला आदमी वो शियांग आज रात अजीब व्यवहार कर रहा है, अकादमी के चारों ओर बेतरतीब ढंग से घूम रहा है, मानो हमले के लिए लक्ष्य खोज रहा हो। सभी सावधान रहें, अगर उससे सामना हो तो दूर रहें और अपना ख्याल रखें। चूंकि सू हाओ ने फैटी और हे किंग से उनकी प्रतियोगिता देखने का वादा किया था, इसलिए वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। अगली सुबह तड़के सू हाओ प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचा। इस समय प्रशिक्षण मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था, ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। अकादमी में लगभग 1200 छात्र अभी भी मौजूद थे और वार्षिक प्रतियोगिता में कक्षा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी छात्र एक साथ मिलकर मुकाबले करते थे। वार्षिक प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलने वाली थी। पहला दिन प्रारंभिक दौर के लिए था, जिसमें 1200 छात्रों को 12 समूहों में विभाजित किया गया था, 9 समूह लड़कों के लिए और 3 समूह लड़कियों के लिए। प्रत्येक समूह में 100 छात्र थे। 100 छात्रों के प्रत्येक समूह से 7 छात्र दूसरे दिन फाइनल में पहुंचेंगे। प्रत्येक समूह में 2 कक्षा शिक्षक, रेफरी और सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ये वार्षिक प्रतियोगिता न केवल छात्रों की शारीरिक शक्ति बल्कि उनकी सहनशक्ति की भी परीक्षा लेती थी। प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिना छूट के प्रत्येक छात्र को शुरू से अंत तक 10 मैचों में भाग लेना आवश्यक था। यह ऐसी उपलब्धि नहीं थी जो एक साधारण व्यक्ति हासिल कर सके। हालांकि सू हाओ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। उसके लिए वार्षिक प्रतियोगिता युवाओं के लिए कौशल विकास का एक खेल मात्र थी। फैटी और हे किंग के मैच खत्म होने के बाद भी वह रक्त ऊर्जा पर शोध जारी रखने के लिए अपने छात्रावास लौट जाएगा। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसने भीड़ में फैटी और हे किंग को तुरंत ढूंढ लिया। अभी उनकी प्रतियोगिता की बारी नहीं थी, इसलिए सू हाओ पहले उनसे मिलने गया, फिर पूरे आयोजन स्थल पर घूमने लगा। चलते समय वह रक्त ऊर्जा संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करता था और उसे रेडा डेटाबेस में दर्ज करता था। उन्होंने सबसे पहले उन कक्षा शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जिनकी रक्त ऊर्जा सूर्य के समान थी। इस शिक्षक की रक्त ऊर्जा तो बहुत प्रबल है। क्या ये चौथी कक्षा के शिक्षक मो हैं? मैं इसे नोट कर लेता हूँ। रक्त ऊर्जा की विशेषता कोमल। मो फेंगहुआ एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, पीले अक्षरों में लिखा है। उफ, इनकी रक्त ऊर्जा लगभग मेरी ऊर्जा के बराबर पहुंच रही है। ये सोचते हुए सू हाओ कुछ देर रुक गया। अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने मन ही मन सोचते हुए भौहें सिकुड़ी और विश्लेषण किया। चौथी कक्षा के शिक्षक मो फेंगहुआ निस्संदेह एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट होंगे, लेकिन उनकी रक्त ऊर्जा की तीव्रता मेरी जितनी मजबूत क्यों नहीं लग रही है। सू हाओ को पहले शक हुआ कि उसकी धारणा गलत है। शायद अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट की रक्त ऊर्जा को सटीक रूप से महसूस नहीं कर पा रहा था। या शायद उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्टों में धारणा को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है। सू हाओ ने सबसे पहले अन्य कक्षा शिक्षकों की तलाश की और अपने रेडा से उनका सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि इन कक्षा शिक्षकों के बीच रक्त ऊर्जा की तीव्रता में बहुत भिन्नता थी और उतार चढ़ाव स्पष्ट थे, जो अवरुद्ध या अस्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे थे। मेरी धारणा गलत नहीं है, मेरी रक्त ऊर्जा तीव्रता वास्तव में कक्षा शिक्षकों की तुलना में कहीं अधिक है। इसका अर्थ यह है कि रक्त ऊर्जा तीव्रता सिद्धांत के अनुसार मुझे पहले से ही उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, न कि निम्न स्तरीय ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट। सू हाओ को मोटे तौर पर यह समझ आ गया था कि इस दुनिया में निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है। एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर शक्ति मात्र शक्ति ही रह जाती है। वास्तव में स्पष्ट अंतर साधारण और विशिष्ट स्तर के बीच तथा विशिष्ट स्तर और ग्रैंड मास्टर स्तर के बीच ही होता है। इसका हल न निकाल पाने पर सू हाओ ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सभी की जानकारी को रेडा डेटाबेस में दर्ज करने पर ध्यान केंद्रित किया। ... जल्द ही फैटी की बारी आई और सू हाओ उसे देखने के लिए किनारे पर आ गया। फैटी बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसके हाथ में एक प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली कुंदधार वाली तलवार और एक छोटी गोल ढाल थी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त था। अखाड़े में प्रवेश करने के बाद वह अपनी स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार गहरी सांसें ले रहा था। फैटी का प्रतिद्वंदी लंबे बालों वाला, घुंघराले बालों वाला एक व्यक्ति था, जो फैटी से आधा सिर छोटा था और उसके पास वही प्रशिक्षण कृपान और छोटी गोल ढाल थी। फैटी की 1.7 मीटर की ऊंचाई ने उसके प्रतिद्वंद्वी पर एक अदृश्य दबाव बना दिया, जो फैटी से भी ज्यादा घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों पहली बार मंच पर उतरे थे और पहले दौर में ही बाहर नहीं होना चाहते थे। मंच पर आते ही उनकी हालत में सुधार आ गया। वे अपने प्रतिद्वंदी को ध्यान से देखने लगे और पूरी तरह से मैच में मग्न हो गए। क्लैंग, घंटा बजा और मैच शुरू हो गया। फैटी और घुंघराले बालों वाला प्रतिद्वंद्वी एक साथ आगे बढ़े। एक ने जोरदार प्रहार किया, जबकि दूसरे ने ढाल उठाकर वार को रोका, तलवार का रास्ता मोड़ दिया और पलटवार करने का मौका पा लिया। दोनों ने लगभग 20 राउंड तक एक दूसरे पर वार किए, फिर भी कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं कर सका।
ये वास्तव में बराबरी का मुकाबला था, जहां योग्य प्रतिद्वंद्वी आमने सामने थे। कुछ ही देर में दोनों थकान से हौंफने लगे। चूंकि वे एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकते थे, इसलिए वे केवल चतुराई का सहारा ले सकते थे। अतः दोनों ने तकनीक और चालाकी भरी चालों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फैटी ने अपनी तलवार से वार किया और घुंघराले बालों वाले प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत बचाव के लिए अपनी ढाल उठा ली। हालांकि फैटी का तलवार से वार करना एक दिखावा था, असली हमला तो उनके पैरों के पास ही था। ब्रेकिंग स्टांस किक। घुंघराले बालों वाला प्रतिद्वंद्वी चौंक गया। उसने सहज रूप से अपनी ढाल गिरा दी और अपने हाथ से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये फैटी की चाल मात्र थी। घुंघराले बालों वाले प्रतिद्वंद्वी को अपना कवच गिराकर हमला करने के लिए खुला देखकर फैटी ने मौके का फायदा उठाया और अपने बाएं हाथ से ढाल को आगे बढ़ाते हुए उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। परिणाम तय हो चुका था। सू हाओ ने तुरंत बगल से चिल्लाकर कहा, मोटे। शाबाश। सबने मुड़कर देखा। सू हाओ को देखते ही सबको एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये तो वही चिड़चिड़ा उड़ने वाला आदमी वू शियांगवू था। सू हाओ के आसपास मौजूद लोग तुरंत 3 मीटर दूर हट गए, जिससे एक बड़ा खाली स्थान बन गया। मैं किंग पर नजर रखूंगा, तुम अच्छा काम करते रहो। सू हाओ ने अपने आसपास के लोगों की अनदेखी करते हुए फैटी से यह कहा और फिर चला गया। सू हाओ के रूप रंग के कारण सभी लोग फैटी को अलग नजरों से देखने लगे। वे सोचने लगे कि अगर बाद में उनका सामना इस लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ तो क्या उन्हें मैच छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भले ही वे मैच जीत जाएं, लेकिन उस चिड़चिड़े उड़ने वाले आदमी का निशाना बनना हार के बराबर ही होगा। सू हाओ 11वें समूह के अखाड़े में पहुंचा। कुछ क्षण देखने के बाद हे किंग की बारी आई। लड़कियों की लड़ाई अधिक सुंदर प्रतीत होती थी। ही किंग ने उसी प्रशिक्षण वाली कुंद तलवार और छोटी गोल ढाल को प्रभावशाली जोश के साथ चलाया, जिससे एक वीर भावना झलकती थी। अपने प्रतिद्वंदी के साथ 4 दौर के आक्रमण के बाद हे किंग अचानक आगे बढ़ी और अपनी तलवार की नोक को प्रतिद्वंदी की गोल ढाल और लंबी तलवार के बीच के अंतराल में डाल दिया। कलाई घुमाकर उसने प्रतिद्वंदी की लंबी तलवार को हटा दिया। फिर प्रतिद्वंदी की घबराहट का फायदा उठाते हुए उसने सीधा लात मारकर उसे गिरा दिया और जीत हासिल कर ली। फैटी के साथ हुए अनुभव से सबक लेते हुए सू हाओ ने प्रशंसा में जोर से चिल्लाया नहीं। वह बस हे किंग के सामने दौड़ा और हाथ हिलाया। जैसे ही हे किंग ने सू हाओ को देखा, उसका गंभीर, कुछ हद तक उग्र सा दिखने वाला छोटा सा चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। दूसरे दौर में फैटी को उसके प्रतिद्वंदी ने ठोकर मार दी। वह जमीन पर गिर गया और दुर्भाग्यवश प्रतियोगिता से बाहर हो गया। दूसरी ओर हे किंग ने अपने पहले 3 दौर जीत लिए। चौथे दौर में उसका सामना तीसरे स्तर की छात्रा से हुआ और थकान के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी के 2 जोरदार मुक्कों से वह नीचे गिर गई। इस बिंदु पर सू हाओ का दर्शक बनकर देखने का मिशन समाप्त हो गया था। तीनों ने एक पेड़ के नीचे ठंडी छायादार जगह ढूंढी और आराम से बैठ गए। सू हाओ ने सबसे पहले उन दोनों की जमकर तारीफ की और कहा कि फैटी ने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए इतनी शानदार चाल चलकर वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने हे किंग की भी तारीफ की कि उसने सारी बाधाओं को पार कर लिया, वह जय है, और अफसोस जताया कि उसका सामना तीसरे स्तर के छात्र से हुआ, वरना वह कल के फाइनल में जरूर पहुंच जाती। अपनी असफलता से उपजे दोनों के मन में जो निराशा थी वह तुरंत दूर हो गई और उन्होंने जल्दी ही अपना मनोबल फिर से हासिल कर लिया। फैटी ने कहा, शियांगवू, 2 महीने की छुट्टियां आ रही हैं। मैं अपने पिताजी के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए चाशान चौकी वापस जा रहा हूं। क्या तुम्हारी कोई योजना है? सू हाओ ने कहा, मैं पहले अपने पिता के लिए कुछ चीजें खरीदने की योजना बना रहा हूं, फिर उनसे मिलने वापस जाऊंगा और उसके बाद अकादमी लौट आऊंगा। फैटी हैरान होकर बोला, मैंने सुना है कि सभी शिक्षक इन 2 महीनों के लिए छुट्टी पर हैं और अकादमी में बहुत कम छात्र ही रुकेंगे। अगर तुम रुकते हो तो क्या करोगे? सू हाओ ने कहा, यहाँ शांति है, जो मेरे लिए अकेले प्रशिक्षण करने के लिए एकदम सही है। इस समय हे किंग ने कहा, मैं भी अपने पिता के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए चाशान चौकी वापस जा रही हूँ। शियांगवू, अगर तुम भी चाशान चौकी वापस जाते हो तो बात वही है, वहाँ तुम्हें प्रशिक्षण देने में कोई न कोई मदद भी करेगा। मैं शहर में ही रहना चाहता हूँ और पुस्तकालय में किताबें पढ़ना चाहता हूँ। सू हाओ ने सिर हिलाया। उनके लिए यह मानना मुश्किल होगा कि वह अपने पिता से बहुत आगे निकल चुका है और अब इस तरह के प्रशिक्षण से उसमें और सुधार नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि वह लिंग्यून कस्बे में ही रहे और कस्बे के पुस्तकालय में पढ़े, शायद उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्हें आजकल रून अक्षरों में बहुत रुचि थी। वे तुलनात्मक अध्ययन के लिए और अधिक पशु पैटर्न एकत्र करना चाहते थे। वे ये समझना चाहते थे कि ये रून अक्षर इतने चमत्कारी प्रभाव क्यों उत्पन्न कर सकते हैं और क्या इनके उपयोग को बढ़ाने की कोई संभावना है। हालांकि उसने ओल्ड लियू से सुना था कि बाजार में एक ही जानवर के पैटर्न की सबसे कम कीमत 20 सोने के युआन थी। उसके पास पैसों की कमी थी, उसके पास मौजूद मात्र 2 सोने के युआन एक जानवर के मॉडल की कीमत का एक अंश भी नहीं थे, इसलिए उसे पहले पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना था और शहर में पैसे कमाने के अवसर कहीं अधिक थे।
सू हाओ ने अगले दिन होने वाले फाइनल पर ध्यान देना छोड़ दिया और इसके बजाय अपने रडार की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में जुट गया। उदाहरण के लिए, उसने परिचित मित्रों के लिए एक हरा घेरा, अजनबियों के लिए एक धूसर घेरा और दुश्मनों के लिए एक गहरा लाल निशान जोड़ा। कई दिनों के एकीकरण के बाद उसके परसेप्शन रूम द्वारा निर्मित नेटवर्क धीरे धीरे प्रभावी होने लगा। न केवल उसकी बुनियादी बोध सीमा बढ़कर 200 मीटर हो गई, बल्कि उसने परसेप्शन रडार को नियंत्रित करना भी सीख लिया। वह अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करके उसे एक विशिष्ट पथ पर मंत्र के भीतर प्रवाहित कर सकता था, जिससे उसकी बोध क्षमता बढ़ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद अपनी वर्तमान शक्ति से वह पूरी ताकत लगाकर 1000 मीटर दूर तक की प्राण ऊर्जा को महसूस कर सकता था। बेशक, दूरी जितनी अधिक होगी, बोध क्षमता उतनी ही धुंधली होती जाएगी। और एक बार जब सू हाओ ने अपनी जीवन शक्ति को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना बंद कर दिया, तो उसकी बोध सीमा वापस बुनियादी 200 मीटर तक सीमित हो जाएगी। मैंने सही चुनाव किया, यह एक जीवन रक्षक दैवीय कौशल है। इससे मेरी जीवित रहने की क्षमता में काफी सुधार होगा। हालांकि सू हाओ को लिंग्यून पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर संग्रहित पशु आकृतियों से सचमुच ईर्ष्या हो रही थी। वह शोध के लिए उन सभी को अपने सिस्टम में दर्ज करना चाहता था, लेकिन साल भर उस जगह की रखवाली एक बूढ़ा व्यक्ति करता रहता था, जो मानो किसी स्तब्ध सा दिखता था, जिससे चुपके से अंदर जाना और हर आकृति को ध्यान से देखना नामुमकिन था। सबसे अहम बात यह थी कि वह अकादमी के कर्मचारियों से टकराव नहीं चाहता था। अन्य प्रतीकों के प्रति उसकी लालसा का कारण यह था कि उसके मन में हमेशा से एक प्रश्न रहा था, प्रतीक इतने विचित्र प्रभाव क्यों उत्पन्न कर सकते हैं, और उनकी जटिल संरचनाओं के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं। जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक उसके दिल में ऐसा महसूस होता था मानो कोई हाथ लगातार उसे खुजला रहा हो, एक परेशान करने वाली खुजली। हालांकि अब उसके पास एक बोधक चिन्ह था, फिर भी वह जटिल रेखाओं से कोई उपयोगी जानकारी नहीं निकाल सका। मुझे अभी और भी रून इकट्ठा करने हैं। जब तक मेरे पास पर्याप्त नमूना डेटा होगा, मैं निश्चित रूप से उनमें छिपे रहस्यों को उजागर कर सकता हूँ। सू हाओ को पूरा विश्वास था कि भले ही मंत्र रहस्यमय हो, फिर भी वे ब्रह्मांड के कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हैं। विशेष प्रभाव बिना किसी कारण के उत्पन्न नहीं होते, और जब तक वह नया ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, एक दिन वह उनके रहस्यों को सुलझा लेगा। सू हाओ ने सबसे पहले अपने पास बचे हुए पैसों की जांच की, 2 सोने के सिक्के और 35 चांदी के सिक्के। फिर वह अकादमी से बाहर निकला और लिंग्यून कस्बे की सड़कों और गलियों में टहलने लगा। वो यूनियन के बेहद पुराने सिंगल कोट और पैडेड जैकेट के बारे में सोचते हुए, जिनसे हर सर्दी में ठंडी हवा आती थी और उन्हें देखकर ही उसे ठंड लगने लगती थी, वह सबसे पहले एक कपड़ों की दुकान पर गया और वो यूनियन के नाप के अनुसार कपड़ों के 2 सेट चुने, एक गर्मियों का पहनावा और एक सर्दियों का पहनावा। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं चुनी और कुल मिलाकर 20 चांदी के सिक्के खर्च किए। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक रजाई खरीदी, जिसकी कीमत 10 चांदी के सिक्के और थी। इसके बाद वह एक हथियार की दुकान पर गया और हथियारों और कवच के लिए कुछ रखरखाव का तेल और मरम्मत के उपकरण खरीदे, जिसके लिए उसने 35 चांदी के सिक्के खर्च किए। अंत में उसने खाना पकाने के कई मसाले और नमक के साथ साथ फलों की शराब का एक बैरल भी खरीद लिया, जिसके लिए उसने 10 चांदी के सिक्के खर्च किए। कुल मिलाकर उन्होंने 75 चांदी के सिक्के खर्च किए। जब वह मार्शल आर्ट्स अकादमी लौटा, तो उसकी पीठ पर रखा विशाल पैकेज उसके आकार से लगभग 3 गुना बड़ा था। अल्पविराम। अगले दिन सू हाओ द्वारा सारा सामान पैक करने के बाद वह एक विशाल पैकेज लेकर हे किंग के छात्रावास के बाहर लिटिल फैटी और हे किंग से मिला। सू हाओ के विशाल शरीर को देखकर लिटिल फैटी और हे किंग के मुंह खुले के खुले रह गए। लिटिल फैटी ने हैरानी से कहा, शियांग वो, तुम क्या ले जा रहे हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? लिटिल फैटी और हे किंग के पैकेज छोटे नहीं थे, लेकिन सू हाओ के पैकेज की तुलना में अंतर बहुत स्पष्ट था। हे किंग ने कहा, शियांग वो, क्या तुम्हारा सामान भारी है? मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सामान उठाने में तुम्हारी मदद करने दो। सू हाओ ने पैकेज को उछाला, अपना संतुलन ठीक किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये मेरे पिताजी की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। इनका वजन कुछ भी नहीं है। सू हाओ के लिए पैकेज का वजन वास्तव में नगण्य था। वह इसे उठाकर लिंग्यून टाउन के कुछ चक्कर भी बिना पसीना बहाए लगा सकता था। लिटिल फैटी तुरंत परेशान दिखने लगा। मैं अपने पापा के लिए तोहफा लाना भूल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हे किंग ने भी चिंता जताते हुए कहा, मैं भी भूल गई थी। सू हाओ ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब घरेलू सामान है, उपहार नहीं। चलो चलते हैं। तीनों साथ साथ अकादमी के गेट तक गए और तुरंत ही उन्होंने ही जियानयोंग और ओल्डली को बाहर इंतजार करते हुए देखा। दोनों मुस्कुरा रहे थे और उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। हालांकि सू हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने एक परिचित आकृति को देखा। पिता, ये वू यूनियन था। उसने सोचा था कि वू यूनियन नहीं आएगा। पापा। हे किंग की खुशी से झूम उठी, आगे की ओर उछली और हे जियानयोंग की ओर दौड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। हे जियानयोंग ने अपनी बड़ी हो चुकी बेटी को स्नेह भरी निगाहों से देखते हुए आह भरी।
वह कितनी बड़ी हो गई थी और कितनी शर्मीली हो गई थी। कुछ साल पहले तो वह उछल-कूद करती और उनके गले लग जाती थी। हे जियानयोंग ने हाथ बढ़ाकर हे किंग किंग का पैकेज ले लिया और कहा, किंग किंग, तुम काफी बड़ी हो गई हो। छोटा फैटी बहुत शर्मीला लग रहा था। वह गर्व से बूढ़ेली के पास गया और बोला, पिताजी, क्या आप बता सकते हैं कि मुझमें क्या बदलाव आया है? बूढ़ेली ने हाथ हिलाकर लिटिल फैटी के सिर पर थपथपाया, उसका पैकेट लिया और हंसते हुए कहा, तुम और क्या हो सकते हो? आखिर अपने पिता के ही बेटे हो। लिटिल फैटी चिंतित था। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा? मैं तो पहले से ही एक मध्यम स्तर का साधारण मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर उसके पिता ने उसके सिर पर दोबारा थप्पड़ मारा। सुहाव की तरफ स्थिति अपेक्षाकृत शांत थी। सुहाव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, क्या ये साल सुचारू रूप से बीता? वो यूनटियन के चेहरे पर अब भी वही उदासीन भाव था। उन्होंने सुहाव को ध्यान से देखा, जो अभी उनके कंधे तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन उनके सामने ऊर्जा से भरपूर खड़ा था। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया, सब ठीक था। फिर उसने सुहाव की पीठ से विशाल पैकेज लेने के लिए हाथ बढ़ाया। सुहाव तुरंत पीछे हटते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। ये तो बस कुछ चादरें हैं, भारी नहीं हैं। वो यूटियन ने सिर हिलाया। हे किंग किंग ने देखा कि सुहाव अपना सामान खुद उठा सकता है, तो वह अपने छोटे बच्चे के लिए अपने पिता से मदद कैसे ले सकती थी। इसलिए उसने तुरंत ही हिजियानेयों के हाथ से अपना पैकेज वापस छीन लिया और कहा, पिताजी, मेरा पैकेज वापस दे दीजिए, मैं इसे खुद ले जाऊंगी। लिटिल फैटी ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया और उसकी नकल करते हुए कहा, पापा, मैं इसे खुद ही ले जाऊंगा। सुहाव अवाक रह गया। एक पैकेज ले जाना भी एक प्रतियोगिता बन सकता था। मनुष्यों की दुनिया वाकई उतनी ही भयावह थी। हे जियानयोंग अपने खाली हाथों को देखता रहा, अवाक रह गया। उसने ओल्ड ली और वो यूनटियन से नजरें मिलाईं, सिर हिलाया और कहा, चलो चलें। 6 लोगों का समूह शहर के द्वार से बाहर निकला, भव्य शहर की दीवारों की ओर पीछे मुड़कर देखा और फिर बिना रुके चाशान चौकी की ओर जाने वाले छोटे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वे धीरे धीरे लिंग्युन कस्बे से दूर जाने लगे, तीनों योद्धाओं ने अपनी सतर्कता तुरंत बढ़ा दी और अचानक प्रकट होने वाले किसी भी भयंकर जानवर से बचाव के लिए सतर्क हो गए। हालांकि यह इलाका अभी भी लिंग्युन टाउन के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन कुलीन स्तर के खूंखार जानवर कभी कभी भोजन की तलाश में आसपास घूमते रहते थे और आम लोगों पर अक्सर हमले होते थे और वे मारे जाते थे। अचानक सुहाव ने भौहें सिकुड़ी। उसके रडा ने 200 मीटर आगे सड़क के दोनों ओर स्थित 10 अपरिचित ऊर्जाओं को स्थिर दिखाया। नहीं, सभी अजनबी नहीं थे। 2 व्यक्तियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था। सुहाव ने तुरंत जानकारी की जांच की। एक मध्यम स्तर का साधारण मार्शल आर्टिस्ट था जिसका नाम डेन सुई था, और दूसरा एक राहगीर था जिससे वह अकादमी के बाहर मिला था, जो एक उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट था। वे उसे पकड़ने आ रहे थे। 1 महीने पहले उसने तीसरे स्तर के छात्र डैन सुई को अपाहिज कर दिया था और अब वह निश्चित रूप से बदला लेने आया था। ऐसा लग रहा था कि वे जंगल में घात लगाकर उसे मार डालने की योजना बना रहे थे। सुहाव ने तुरंत बाकी 8 लोगों की जानकारी की जांच की। वे सभी उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट थे। मुझे क्या करना चाहिए? सुहाव ने अपनी चाल धीमी कर ली और जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचने लगा। अगर वह अकेला होता तो वह आसानी से हमला कर सकता था, एक ही बार में। लेकिन अब लिटिल फैटी और हे किंग किंग के साथ, जो अपना बचाव नहीं कर सकते थे, ये थोड़ा मुश्किल था। उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्टों के घात लगाकर किए गए हमले में उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उसे लोगों से लड़ने और उन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साथ ही लिटिल फैटी और हे किंग किंग की देखभाल करना उसके लिए एक चुनौती थी। अपने मौजूदा युद्ध अनुभव के साथ वह किसी भी तरह के अचूक परिणाम की गारंटी नहीं दे सकता था। वो यूनटियन ने सुहाव की असामान्य स्थिति को देखा, अपना सिर घुमाया और कहा, क्या हुआ शियांगवू? टिप और मासिक पास के लिए 1996 को धन्यवाद। ये जेगे शी शाह, बेचेन फाशी, योहो मिंगक सिंह, शुशेंग शी जियाओशेंग, जुई मिंगरेन, हुआ नजियांग डी युएक और वान क्वांटोंग को उनके मासिक पास के लिए धन्यवाद। सुहाव ने झटपट फैसला लिया और सबको चिल्लाकर कहा, रुको, मुझे पेशाब करने जाना है। उसने विशाल बंडल को खोला, उसे जमीन पर रखा, आगे बढ़ा और फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, मैं आगे जो भी कहूँ, कोई प्रतिक्रिया मत देना। वो यूनटियन ने लगभग न के बराबर हल्का सा सिर हिलाया। सुहाव ने तेजी से कहा, लगभग 200 मीटर आगे सड़क के दोनों ओर 10 आदमी छिपे हुए हैं, 9 कुलीन मार्शल आर्टिस्ट। उनका मकसद मुझ पर घात लगाना है। वो यूनटियन का शरीर तनावग्रस्त हो गया, फिर भी उसका चेहरा शांत रहा। क्या हो रहा है? समझाने का समय नहीं है, पहले इन्हें खत्म कर देते हैं। मैं बाथरूम जाने का बहाना बनाकर चारों ओर घूमकर एक ही बार में सबको मार गिराऊंगा। मेरे जाते ही अंकल योंग और अंकल ली को बता देना। तुम तीनों लिटिल फैटी और किंग किंग की रक्षा करना। मुझे सबसे ज्यादा डर है कि दुश्मन उन पर हमला कर देगा। वो यूनटियन ने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, अकेले जाना आत्महत्या के समान है। सुहाव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए।
मैं पहले से ही एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वो यूनियन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिर भी वे जानते थे कि उनका बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सुहाव ने कहा कि वह ग्रैंड मास्टर बन गया है तो ये सच ही होगा। वो यूनियन दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सामान्य बुद्धि पर भरोसा करे या अपने बेटे पर। पिताजी, सुहाव ने पुकारा। वो यूनियन ने धीरे से सिर हिलाया। मेरा इंतजार करो, सुहाव ने फिर चिल्लाया। लापरवाही से बंडल से अपनी तलवार निकालते हुए वह सड़क के किनारे उगी लंबी घास में चला गया। दूसरी ओर हेजहॉग हेड डेंसुई नफरत से भरी लाल आंखों से घूर रहा था। सुहाव को रुकते देख वह घबरा गया और अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी से फुसफुसाकर बोला, पापा, वे क्यों रुक गए? वह व्यक्ति डेंसुई के पिता डैन लेकिन स्थिर और संयमित दिख रहे थे। उसने डेंसुई की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट नापसंदगी झलक रही थी और उसने सपाट लहजे में कहा, जल्दी नहीं है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। एक समय था जब दान लेकिन अपने बेटे पर जान छिड़कता था। दान सुई जो भी चाहता उसे मिल जाता था। लेकिन अब जब लड़का अपाहिज हो गया था तो उसे केवल घृणा महसूस होती थी। एक ऐसा बेटा जो संतान पैदा नहीं कर सकता, क्या वह अब भी बेटा है? फिर भी उन्होंने उस घृणा को दबाकर रखा और बाहरी तौर पर सामान्य व्यवहार करते रहे। उसने सुना था कि दुश्मन वो शियांगवू बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसने एक ही घातक प्रहार से उसे खत्म करने के लिए पेशेवर हत्यारों सभी कुलीन मार्शल आर्टिस्टों को काम पर रखने में बहुत पैसा खर्च किया था। दानसुई ने दांत पीसते हुए कहा, पापा, मैं वो शियांगवू को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं उसे खुद तड़पाऊंगा, अपने हाथों से उसका अंत करूंगा। और वह किंग, वह कुतिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। ये सब उसकी गलती है, वह मरेगी। डैन लेकिन ने अपने बेटे को देखा और पाया कि वह हर पल उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। चुप रहो, एक और शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। डेंसुई अविश्वास से देखता रहा। उसके पिता ने उस पर कभी चिल्लाया नहीं था, अब क्यों? वह अचानक इतने अजनबी कब हो गए? हाथों में तलवारें लिए सुहाव धीरे धीरे करीब आया और उसने योजना बनाई थी कि जैसे ही उसे देखा जाएगा वह हमला कर देगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह महज 10 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। निशाना चुपके से अंदर आ रहा है, एक धीमी आवाज गूंजी। बाकी 9 लोग उछल पड़े। अब छिपे नहीं थे, तलवारें चमक रही थीं। सभी ने काले रंग का मुखौटा पहने हुए, शरीर से चिपके हुए मार्शल आर्टिस्ट के वस्त्र पहने हुए थे। हमला करो, सुहाव ने अपना छलावरण छोड़ दिया। ग्रैंड मास्टर स्तर की रक्त ऊर्जा फूट पड़ी, जो पलक झपकते ही 10 मीटर की दूरी तय कर गई। स्लिप शैडो सटेप, वह 2 कुलीन मार्शल आर्टिस्टों के बीच से निकल गया। ठंडी रोशनी के 2 चाप उसके साथ साथ चल रहे थे। पफ टमाटर में चाकू की तरह चिकना। दोनों कुख्यात हत्यारे गिर पड़े। उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी कटी हुई थी, सिर केवल त्वचा के टुकड़ों से जुड़े हुए थे। बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया गया, सुहाव ने शांत भाव से कहा। शवों के जमीन पर गिरने से पहले ही वह हरकत में आ चुका था। स्लिप शैडो सटेप, वह तेजी से बगल में कूदा, एक तेज धार वाले ब्लेड से बच निकला और अपनी कृपाण को सीधे घुमा दिया। शक, हत्यारे का सिर लुढ़क कर अलग हो गया। एक साफ सुथरा धड़ाम से धड़ से अलग होना उनकी पीड़ा को कम करने के लिए उसकी यही एकमात्र दया थी। उसका पहला शिकार वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। पलकों का हल्का सा फड़कना, अन्यथा शांत पानी की तरह स्थिर। शत्रुओं को मरते हुए देखना पिछले जन्मों में उनके हाथों मरने से अलग नहीं था। इस संक्षिप्त जीवन में हम सभी सब कुछ खो देते हैं। वह तो बस अपने दुश्मनों को समय से पहले ही विदा कर रहा था और कुछ नहीं। एक ग्रैंड मास्टर, सुहाव की तलवार से एक सिर गिरते देख बचे हुए कुलीन हत्यारे जम गए। दहशत उनकी गर्दन से लेकर सिर तक दौड़ गई। उनका हमला बीच में ही रुक गया। सुहाव उनकी आंखों में डर को पढ़ सकता था। किसी ग्रैंड मास्टर के सामने कुलीन मार्शल आर्टिस्टों का कोई चांस नहीं था। एक बार शत्रुता शुरू हो जाने पर भागना भी नामुमकिन था। 5 जीवित बचे लोग हिचकिचा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। असंभव, अपने पिता की गोद में लिए डेंसुई भाड़े के हत्यारों पर चिल्लाया। वह ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकता है? क्या तुमने कभी इतना युवा ग्रैंड मास्टर देखा है? हमला करो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। सुहाव ने अपनी तलवार से खून की एक लाल लकीर जमीन पर उछाली और मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य दानसुई। क्या संयोग है? डैन लेकिन ने दानसुई का चेहरा झटक कर दूर कर दिया और उसे बार बार थप्पड़ मारे। बेवकूफ, चुप रहो। डैन लेकिन गुणवत्ता को पहचानता था। सुहाव की वार करने की गति से ही उसने देख लिया था कि यह किसी भी कुलीन योद्धा से कहीं अधिक है। वह स्वयं एक अनुभवी उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्होंने वर्षों तक बीस्ट पैटर्न को अंकित करने का प्रयास किया था, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। वे अपने दिमाग में पैटर्न को पूरा करने में अटके हुए थे। आंखें खुली रखकर उसने पंक्तियों को याद कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने पैटर्न को अपने अंदर उकेरने के लिए आंखें बंद की, वह भूल गया। इसलिए उसने दोबारा सीखने के लिए उन्हें फिर से खोला, फिर उत्कीर्णन करने के लिए उन्हें बंद किया और फिर से भूल गया।
वर्षों तक ऐसा करने के बाद भी वह एक भी शिलालेख पूरा नहीं कर पाया था, बारीक सुधार करना तो दूर की बात है। इस क्षणिक स्मृति ने डैन लिकिन को सता दिया। अब उसने अपने निकम्मे बेटे को कोसना शुरू कर दिया। तमाम लोगों में से उसने एक प्रतिभाशाली ग्रैंडमास्टर को ही क्यों उकसाया था। अब उसके मन में पीछे हटने का ख्याल आने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आई। वह चिल्लाया, अगर तुम्हें जीना है तो आगे मौजूद बंधकों को पकड़ लो। इतना कहकर वह डैन सुई को घसीटते हुए भाग गया। सु हाओ की निगाहें एकदम ठंडी हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मौका मिलेगा? जाओ और बंधकों को ले आओ, हत्यारों में से एक चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एक बड़ा कुलीन हत्यारा मूर्खतापूर्ण ढंग से वू युनतियन के समूह की ओर दौड़ पड़ा। बाकी 4 लोग इधर उधर भाग गए। सु हाओ तेजी से आगे बढ़ा। कीचड़ और पत्थर उड़ते हुए उसने सबसे पहले उस विशालकाय व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। अपने साथ हुए धोखे को भांपते हुए उस बड़े हत्यारे ने चीखते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। ठीक उसी समय सु हाओ की तलवार ने पीछे से उसके दिल को भेद दिया। सु हाओ ने विशालकाय हत्यारे को चाकू मारने के बाद मुड़कर बाकी बचे 4 हत्यारों का पीछा किया। वे चाहे झाड़ियों में छिपने के लिए कितनी भी कोशिश करें, सु हाओ उन्हें तुरंत ढूंढ लेता था और शैडो ग्लाइड स्टेप्स की मदद से एक ही वार में उन्हें मार गिराता था। 30 सेकंड से भी कम समय में सु हाओ की तलवार के नीचे 4 हत्यारों का रोमांचक जीवन समाप्त हो गया। 2 और सु हाओ ने अपनी तलवार से खून झाड़ दिया। तब तक डैन लिकिन और उसका बेटा काफी दूर 200 मीटर की दूरी से बाहर भाग चुके थे और नजरों से ओझल हो गए थे। सु हाओ ने तुरंत अपनी रक्त ऊर्जा को सक्रिय किया और अपने रडा को बढ़ाने के लिए इसे पूरी शक्ति से रून पथों के साथ प्रवाहित किया, जिससे इसकी खोज सीमा तुरंत 1000 मीटर तक बढ़ गई। उसने उन्हें ढूंढ लिया। डैन लिकिन और उसका बेटा पहले ही कई 100 मीटर दूर भाग चुके थे, बोझ उठाए हुए भी इतनी तेजी से दौड़ रहे हो। सु हाओ ने तुरंत पूरी गति से उनका पीछा किया और करीब आते आते उसने डैन लिकिन और उसके बेटे की आकृतियां देख लीं। इस समय डैन लिकिन डैन सुई को उसके कॉलर के पीछे से घसीटते हुए पूरी गति से दौड़ रहा था, धूल उड़ाता हुआ और लगातार अपना सिर घुमाकर देख रहा था कि क्या सु हाओ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। जब सु हाओ ने उसे देखा तो उसने भी सु हाओ को देखा और तुरंत बुरी तरह डर गया। सु हाओ को पास आते देख उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, मेरे दोस्त, हाथ थाम लो, चलो बात करते हैं। पहले जो कुछ हुआ वो सब गलतफहमी थी। मेरे बेटे, उस बेवकूफ़ की गलती थी। बस मुझे बता दो कि तुम्हें माफ़ी के तौर पर कितने पैसे चाहिए, मैं जरूर दूंगा। बोलते बोलते वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जरा भी धीमा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डैन सुई हवा में ऊपर उठते हुए डर से बुरी तरह रो रहा था। उसके नुकीले बाल चिपके हुए थे और वह दहशत में हकलाते हुए बोला, पापा भागो पापा, वो बस आने ही वाला है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम मर जाएंगे। चुप रहो। इस मूर्ख बेटे ने डैन लिकिन को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। अगर अभी असुविधा न होती तो वह तुरंत इस मूर्ख बेटे का मुंह तोड़ देता। इसने किस तरह का बच्चा पैदा किया है। सु हाओ की कोई प्रतिक्रिया न देखकर वह चिंतित हो गया और बोला, हम इस बार यहाँ सिर्फ इस बेवकूफ़ को आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए लाए थे। ये सब एक गलतफहमी थी। हत्यारों के एक समूह को माफ़ी मांगने के लिए लाना। कौन बेवकूफ़ है? सु हाओ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि और भी तेजी से भागा। उसे उन्हें पकड़ने और एक ही वार में खत्म करने में बस कुछ ही सेकंड लगे। डैन लिकिन ने जल्दबाजी में कहा, मेरे पास एक पशु प्रतीक है, मेरी जान बख्श दो और मैं तुम्हें वह पशु प्रतीक दे दूंगा। इस पर सु हाओ ने कहा, मुझे जानवर का प्रतीक चिन्ह चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्शना नहीं चाहता। शांति से जाओ, शायद हम फिर मिलेंगे। सु हाओ पास आया, अपने हाथ में तलवार उठाई और उसे उग्रता से घुमाया। संकट के क्षण में डैन लिकिन ने डैन सुई को पीछे की ओर धकेल दिया। स्लैश! एक चीख। ये दान सुई की दर्द भरी कराह थी। सु हाओ के तेज धारदार हथियार से दान सुई की छाती से लेकर पेट तक चीर गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा, अभी मरा नहीं था। डर से लोटता और कराहता हुआ अपने हाथों से उस गहरे घाव को बंद करने की कोशिश कर रहा था। सु हाओ ने कुछ नहीं कहा और अपना पीछा जारी रखा। ये देखकर कि वह भाग नहीं सकता, डैन लिकिन का चेहरा गुस्से से भर गया और वह अचानक मुड़ा और सु हाओ पर हमला कर दिया। क्षैतिज वार। डैन लिकिन की आभा तीव्र हुई, उसका चेहरा भयंकर हो गया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार बिजली की तरह क्षैतिज रूप से सु हाओ की ओर बढ़ी। शैडो ग्लाइड स्टेप्स। सु हाओ का शरीर मुड़ा और वह डैन लिकिन के पास से तेजी से गुजरा। उसकी लंबी तलवार चमकी और पल भर में गायब हो गई। डैन लिकिन का सिर हवा में बहुत ऊपर उछल गया और उसका धड़ से अलग हुआ शरीर 2 कदम आगे बढ़ा और फिर अपने बेटे डैन सुई के सामने बेबस होकर गिर पड़ा। खून तेजी से बह निकला और डैन सुई का चेहरा खून से लथपथ हो गया। इस समय डैन सुई एक तरफ लुढ़कते हुए सिर को खाली निगाहों से घूर रहा था, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके शक्तिशाली पिता की मृत्यु इस तरह हुई है, या शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने वास्तव में उसे तलवार के वार को रोकने के लिए बाहर फेंक दिया था। उसने रोना बंद कर दिया और कुछ ही क्षण बाद उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई।
सुहाव के रडार रेंज के भीतर केवल वू युनटियन और अन्य लोग ही बचे थे और वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस मौके पर सुहाव ने राहत की सांस ली। खून से सने लंबे ब्लेड को पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था और उसकी आंतरिक भावनाएं सतह पर दिखाई देने वाली शांति से कहीं अधिक शांत प्रतीत हो रही थीं। सुहाव नीचे बैठ गया, अपनी तलवार से खून को एक लाश पर पोंछा और अपने हथियार को म्यान में रख लिया। वो यूनटियन और बाकी 5 लोग जब दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने उस दृश्य को देखा और एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। लिटिल फैटी और हे किंग किंग ने पहले भी कई मृत लोगों को देखा था, क्योंकि चाशान चौकी के कई सैनिक हर साल जंगली जानवरों के हमले में मारे जाते थे, इसलिए उन्हें लाशें देखने की आदत हो गई थी। हालांकि इस तरह का खूनी दृश्य देखकर भी वे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे और दूसरों के पीछे छिप गए। ... जब सुहाव ने स्वेच्छा से पूरी कहानी बताई तो वू यूनटियन सहित सभी लोग सुहाव को अजीब भावों से देखने लगे। हे जियानेओंग ने हे किंग किंग की ओर देखा और सुहाव से पुष्टि करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि डैन सुई ने किंग किंग को तंग किया, इसलिए तुमने उसके अंडकोश पर तब तक लात मारी जब तक वे चकनाचूर नहीं हो गए, और यहाँ तक कि लेवल 3 के सभी छात्रों को भी हरा दिया। सुहाव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ऐसा ही था। उस समय मैं एक उच्च स्तरीय कुलीन मार्शल आर्टिस्ट था। कुछ बच्चों से निपटना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हे जियानेओंग और ओल्ड ली ने एक दूसरे को अवाक निगाहों से देखा। बूढ़े ली ने जमीन पर पड़े शवों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सभी उच्च कोटि के कुलीन मार्शल आर्टिस्ट हैं, है ना? तो आप सचमुच ग्रैंड मास्टर बन गए। सुहाव ने फिर सिर हिलाया, बस किस्मत से आगे बढ़ गया। हे जियानेओंग और ओल्ड ली ने एक दूसरे को अवाक निगाहों से देखा। बूढ़े ली ने अचंभित छोटे मोटे को देखा, फिर वू यूनटियन की ओर मुड़कर पूछा, तीसरे भाई, क्या ये वही बेटा है जिसे आपने सिखाया था? मैं अपने कुंजी को आपका शिष्य बना दूंगा, आपको बस उसे कुछ तरकीबें सिखानी होंगी। वू यूनटियन ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लोगों को सिखाने में महारत हासिल नहीं है। शियानगवू जन्मजात प्रतिभाशाली है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बूढ़े ली ने छोटे मोटे के सिर पर थपथपाते हुए अफसोस से कहा, कुंजी, तुम्हारा भाग्य अभी नहीं आया है। तब हे जियानेओंग ने सीधे कहा, यह चर्चा करने का स्थान नहीं है। चलिए चौकी पर वापस चलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। साथ ही आज जो कुछ हुआ है वह केवल हमें ही पता है, किसी और को मत बताना, इसे अपने तक ही रखना। सभी ने सिर हिलाया। इसके बाद हे जियानेओंग ने कहा, आइए मिलकर आसपास मौजूद सुरागों और इन शवों से निपटें। वो यूनटियन और बाकी 2 वयस्क इस काम में माहिर थे, इसलिए सुहाव और दोनों किशोरों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पल भर में उन्होंने सबको दफना दिया और कोई निशान नहीं छोड़ा। हमें कुछ पैसे मिले हैं, कुल 43 चांदी के सिक्के। बूढ़े ली ने कई पैसों की थैलियां पकड़े हुए कहा। हे जियानेओंग ने तुरंत कहा, इसे शियानगवू को दे दो, यह उसका है। बूढ़े ली ने बिना किसी झिझक के इसे सुहाव को सौंप दिया और कहा, इसे ले लो। सुहाव ने बिना किसी औपचारिकता के इसे स्वीकार कर लिया। सुहाव ने विशेष रूप से डैन लिकिन के शरीर की तलाशी ली, ये सोचकर कि शायद उसके पास कोई पशु प्रतीक चिन्ह हो, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। भला कौन इतनी कीमती चीजें अपने साथ लेकर चलेगा? सुहाव को कोई अफसोस नहीं था, अभी लंबा समय बाकी था और उसे मंत्र प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद समूह फिर से चल पड़ा। उनके कदम पहले से कहीं अधिक तेज थे। इस घटना के बाद उनके पास पिकनिक की तरह घूमने फिरने का समय नहीं बचा था। वे बस घर लौटना चाहते थे और वू शियानगवू के ग्रैंड मास्टर बनने की खबर को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। इसी दौरान लिटिल फैटी और हे किंग किंग चुपके से पास आए। लिटिल फैटी ने सुहाव की आस्तीन खींचते हुए कहा, शियानगवू, तुम ग्रैंड मास्टर कैसे बन गए? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे पिताजी और बाकी लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? सुहाव ने सहज भाव से उत्तर दिया, ठीक है, लगभग वैसा ही है। हे किंग किंग ने अपनी छोटी सी नाक सिकुड़ते हुए कहा, फिर से हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम बच्चे हैं? सुहाव ने हाँ तुम हो कहने से खुद को मुश्किल से रोका, जो लगभग उसके मुंह से निकल ही गया था, और इसके बजाय कहा, यह महज किस्मत थी। चिंता मत करो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम जल्द ही मुझसे आगे निकल जाओगे। फिर लिटिल फैटी ने पूछा, शियानगवू, अब तुम कितने ताकतवर हो? सुहाव हंसते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन शायद मैं तुम दोनों को एक हाथ से ही हरा सकता हूँ। लिटिल फैटी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। हम्फ। हे किंग किंग ने सुहाव को गुस्से से घूरते हुए कहा, मानो कह रही हो, अभी भी हमारे साथ बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो। जब सभी लोग चाशान चौकी पर लौट आए तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही न हो और सब अपने अपने रास्ते चले गए। सुहाव और वू यूनटियन आंगन में पत्थर की मेज पर आमने सामने बैठे थे और पिछले वर्ष की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे। सुहाव ने 3 बातें कहीं। पहली, कि मार्शल आर्ट अकादमी के शिक्षक बहुत अच्छे थे। दूसरी, कि उसके सभी सहपाठी बहुत दयालु थे। और तीसरी, कि उसने बहुत कुछ सीखा था और इस प्रकार ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। वू यूनटियन ने बस इतना कहा, चाशान चौकी पहले जैसी ही है।
पिता और पुत्र दोनों ने अपने सरल कथनों के माध्यम से एक दूसरे के जीवन में घटी कहानियों को समझ लिया, जो उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सू हाओ ने अपना विशाल पैकेज खोला और एक एक करके अपने उपहार वू यूनटियन को दिखाए। वू यूनटियन बिना कुछ बोले पूरे समय ध्यान से सुनती रही। सू हाओ के परिचय समाप्त करने के बाद उसने ये भी नहीं पूछा कि सू हाओ को इतनी सारी चीजें खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला। उसने बस सभी सामान घर के अंदर रख दिए। जब वू यूनटियन दोबारा बाहर आया तो सू हाओ ने पूछा, पिताजी, क्या रक्त ऊर्जा सुदृढ़ीकरण तरंग पर कोई प्रगति हुई है? वू यूनटियन ने भौहें चढ़ाईं, सिर हिलाया, फिर सिर झुकाते हुए कहा, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा तो है, लेकिन मैं उस तरह का स्वतंत्र नियंत्रण हासिल नहीं कर सकता जैसा आपने बताया है। सू हाओ समझ गया था कि सिस्टम डेटा के समर्थन के बिना किसी व्यक्ति के लिए अपने शरीर के भीतर उस विशेष पदार्थ के निशान का सटीक पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। वह आसानी से ब्लड क्यूई रीइंफोर्समेंट वेव नामक एक विशेष पदार्थ का पता लगाने में इसलिए सक्षम हुआ क्योंकि सिस्टम ने बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया, उसे संसाधित किया और सीधे सू हाओ को परिणाम प्रस्तुत किए। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि वू यूनटियन की मदद कैसे की जाए। वह पिनबॉल स्पेस से डेटा दूसरों को नहीं दिखा सकता था। सू हाओ ने सिर हिलाकर कहा, आराम से समय लो, किसी बात का अंदाजा होना एक अच्छी शुरुआत है। अचानक कुछ याद आने पर सू हाओ ने कहा, पिताजी, क्या आप पशु चिन्हों के बारे में जानते हैं? वू यूनटियन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं उनके बारे में जानता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कि वे ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने से संबंधित हैं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। सू हाओ ने कहा, पशु चिन्ह वास्तव में ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने की कुंजी हैं। शरीर पर पशु चिन्ह सफलतापूर्वक अंकित हो जाने पर एक नया रक्त संचार तंत्र स्थापित हो सकता है। इसलिए, हे पिता, यदि आपके पास संबंधित पशु चिन्ह है तो आप भी ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मेरे शरीर पर मौजूद पशुवत चिन्ह आपको नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह बहुत जटिल है और अकादमी के नियमों के अनुसार अनाधिकृत रूप से इसका प्रसारण प्रतिबंधित है। मैंने अपने गुरु से वादा भी किया है, इसलिए बाद में मैं आपकी फिर से मदद करूंगा। सू हाओ के अपनी बात पूरी करने से पहले ही वू यूनटियन ने उसे बीच में रोकते हुए सीधे कहा, मैं समझ गया। उन्होंने आगे कहा, अगर मेरे पास अभी भी 20 माकंग होती तो भी मैं ग्रैंड मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। सू हाओ ने उलझन में पूछा, क्यों? वू यूनटियन ने आह भरी और कहा, मेरी रक्त ऊर्जा की शक्ति अंतिम सीमा पर अटकी हुई है, ये शरीर की सीमा तक नहीं पहुंची है, इसलिए ये ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने से बहुत दूर है। सू हाओ ने सोचा, क्या ऐसा है? वू यूनटियन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बचपन से ही तुमने कभी तथाकथित रक्त ऊर्जा अवरोध का सामना नहीं किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। मेरे पूर्व गुरु ने हमें बताया था कि ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए सफलता की संभावना तभी होती है जब व्यक्ति अपने रक्त ऊर्जा को अपने शरीर की सीमा के करीब तक परिष्कृत करे। फिर सू हाओ की ओर देखते हुए उसने कहा, जिस रक्त ऊर्जा सुदृढ़ीकरण तरंग के बारे में तुमने मुझे बताया था उसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है और इससे मुझे इस रक्त ऊर्जा अवरोध को तोड़ने की थोड़ी सी संभावना दिखती है। अगर ऐसा न होता तो मुझे डर है कि मैं जीवन भर यहीं फंसा रह जाता, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। सू हाओ ने वू यूनटियन की बेबसी को महसूस किया और गहरी सोच में डूब गया। वह खुद को प्रतिभाशाली नहीं मानता था, इसलिए अगर वह ब्लड क्यूई रीइंफोर्समेंट वेव में महारत हासिल कर सकता था तो निश्चित रूप से दूसरे भी ऐसा कर सकते थे। इस प्रकार सू हाओ ने अपनी कार्यसूची में एक दीर्घकालिक कार्य जोड़ा, मार्शल आर्टिस्ट के विकास के मार्ग को सरल बनाना। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक और बात जोड़ी, रून अक्षरों के विशेष रहस्य को समझना। यदि वह इन दोनों कार्यों को पूरा कर लेता है तो सू हाओ अपनी शक्ति से इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। मार्शल आर्टिस्ट अब आम लोगों को बाहर नहीं रखेंगे, रक्त ऊर्जा का रूपांतरण अब स्वर्ग में जाने जितना कठिन नहीं रहेगा और पशु चिन्हों को अंकित करना अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। यदि इस संसार में बड़ी संख्या में महान मार्शल आर्टिस्ट उभरें तो इस संसार में मानव जाति की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने इस दुनिया से असीम ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए वे आभारी थे और सू हाओ को इस दुनिया को कुछ वापस देने का यही सबसे अच्छा तरीका सू हाओ को सूझा। मेरा ज्ञान भंडार अभी भी अपर्याप्त है। मुझे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत जानवरों के चिन्हों और रक्त ऊर्जा सिद्धांतों के बारे में और अधिक जानने की है। किसी विषय पर गहन शोध करना, फिर उसे सरल चरणों में विभाजित करना और उसे एक ऐसी पाठ्यपुस्तक में संकलित करना जिसे हर कोई समझ सके, आसान काम नहीं है। इसके लिए असाधारण कल्पनाशीलता के साथ साथ गहन ज्ञान की भी विशेष आवश्यकता होती है। चाशान चौकी में 3 दिन रहने के बाद सू हाओ ने वू यूनटियन को विदाई दी और अकेले लिंगयुन टाउन लौट आए और लिंगयुन मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रावास में रहने लगे। उस समय लिंगयुन मार्शल आर्ट्स अकादमी वीरान थी। सभी शिक्षक छुट्टी पर थे और कथित तौर पर समूह में जंगल की सैर कर रहे थे। उनमें से एक भी नजर नहीं आ रहा था। केवल कुछ बिखरे हुए छात्र ही दिखाई दे रहे थे जो अकादमी में ही रह गए थे और वह बुजुर्ग व्यक्ति जो लिंगयुन पुस्तकालय की देखभाल करता था।
सुहाव की धारणा में इस बूढ़े व्यक्ति की रक्त ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन और शक्तिशाली थी, जो धीरे धीरे उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच रही थी, बल्कि उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उन्हें कभी कहीं और जाते हुए नहीं देखा गया, वे लगभग हमेशा लिंग्यून पुस्तकालय में ही रहते थे। क्या उसे बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है? ये सवाल सुहाव के मन में उठा, लेकिन उसने तुरंत इसे मन से निकाल दिया। अकादमी का वातावरण सुहाव को पूरी तरह से रास आया। उसे ऐसे शांत वातावरण में पढ़ना और अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता था। सुहाव को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे लिंग्यून पुस्तकालय में शियाओमेई मिलेगी, वही छोटी लड़की जिसे उसने पुस्तकालय में डराकर रुला दिया था, किताबों की दीवानी शियाओमेई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओमेई भी स्कूल में ही रहेगी। हालांकि वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे, ज्यादा से ज्यादा परिचित अजनबी, और सुहाव का उसे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। समय बहुत जल्दी बीत गया। पहले 6 महीनों तक सुहाव ने अपने रक्त की ऊर्जा को पुनःपूर्ति करने में व्यस्तता दिखाई, जितनी जल्दी हो सके अपने आंतरिक रून नेटवर्क को भरने का प्रयास किया, साथ ही पढ़ने के लिए लिंग्यून पुस्तकालय में भी समय बिताया। आधे महीने बाद सुहाव ने पुस्तकालय की सभी उपयोगी सामग्री पढ़ डाली थी। उसने लिंग्यून कस्बे के अन्य पुस्तकालयों में जाना शुरू किया, उपयोगी पुस्तकें खरीदी और उन्हें पढ़ने के लिए लिंग्यून पुस्तकालय में वापस ले आया। उन्हें पढ़ने के बाद वह उन्हें सीधे लिंग्यून पुस्तकालय में रख देता था, उन्हें अपने पुस्तक संग्रह के पूरक के रूप में मानता था। अगर वह इसे खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता था तो वह जल्दी से इसके पन्ने पलट देता, सब कुछ अपने पिनबॉल स्पेस में याद कर लेता और फिर बाद में वापस आकर इसे धीरे धीरे पढ़ता। इसके लिए उन्हें कई बार किताबों की दुकान के मालिक ने रोका। इसलिए सुहाव ने एक समझौता सोचा, अगर वह इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता तो वह इसे 10 मिनट के लिए 10 तांबे के सिक्कों में किराए पर ले सकता है और 10 मिनट के बाद इसे वापस कर सकता है। किताब की दुकान के मालिक के लिए 10 तांबे के सिक्के लगभग मुफ्त के पैसे के बराबर थे, इसलिए वह सुहाव के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। इस तरह सुहाव वास्तव में 10 तांबे के सिक्कों के बदले एक किताब मुफ्त में पाने में कामयाब हो गया और दोनों पक्षों को लगा कि यह एक उचित सौदा था। अचानक एक शाम जब सुहाव पुस्तकालय से बाहर निकल रहा था तो उसने सड़क पर हो रही एक बातचीत को सुना, जिस पर लगभग हर कोई चर्चा कर रहा था। आज रात सावधान रहना, मैंने सुना है कि कल रात 5 और लोग लापता हो गए। ये बहुत डरावना है। पिछले कुछ दिनों से शहर के उत्तरी हिस्से में लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं और कल रात दक्षिणी हिस्से में भी यही हाल हुआ। मुझे डर है कि कहीं अब हमारी बारी भी न आ जाए। तुम अपने उस गंदे मुंह से क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? सब कहते हैं कि यह किसी हत्यारे का काम है, लेकिन क्या ये कोई खूंखार जानवर हो सकता है जो लोगों को खाने के लिए शहर में घुस आया हो? पूरी संभावना है। 7 दिन पहले से हर दिन लोग गायब हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। चिंता मत करो, हमारे लिंग्यून टाउन गार्ड ने जांच शुरू कर दी है। चाहे जो भी जिम्मेदार हो उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। भूत कैसा भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ... सुहाव पूरी बात सुनता रहा, उसकी भौहें तन गईं। एक हत्यारा? क्या सच में कोई खूंखार जानवर चुपके से अंदर घुस आया था? कुछ देर सोचने के बाद सुहाव ने इस मामले को तुरंत खारिज कर दिया। चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। गार्ड तो अभी भी मौजूद था। हालांकि लिंग्यून टाउन गार्ड संख्या में बड़ा नहीं था, फिर भी ये लिंग्यून टाउन का सबसे शक्तिशाली संगठन था। इसके सभी साधारण सदस्य उच्च कोटि के कुशल मार्शल आर्टिस्ट थे और दस्ते के नेता कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। उच्च पदों पर उच्च कोटि के ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट थे और गार्ड का समग्र कप्तान भी ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। पढ़ना आज भी सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में बड़ी संख्या में किताबें पढ़ने के बाद उन्हें जंगल में रहने वाले शक्तिशाली और खूंखार जानवरों के बारे में अधिक समझ प्राप्त हुई थी और उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी जानवर के पूर्ण चिन्ह को प्राप्त करना आसान नहीं था। यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था कि किसी भी खूंखार जानवर को मारने से पूर्ण पशु चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। इसके बजाय इसमें समान खूंखार जानवरों का बड़े पैमाने पर वध करना, प्रत्येक जानवर से अपूर्ण प्रारंभिक पशु चिन्ह प्राप्त करना और फिर उनकी तुलना करके अंततः पूर्ण पशु चिन्ह प्राप्त करना शामिल था। जैसे ही सुहाव अकादमी के पास पहुंचा, उसके रडार ने अकादमी के बाहर अंधेरे में रक्त ऊर्जा के एक अजीब उतार चढ़ाव का पता लगाया। इसे सावधानीपूर्वक छिपाकर अकादमी की सीमा से एक निश्चित दूरी पर रखा गया था, मानो यह अंदर जाने से डर रहा हो। यह विचित्र उतार चढ़ाव सामान्य जीवित प्राणियों की जीवंत ऊर्जा से भिन्न था। ये कुछ हद तक अलौकिक और बिखरा हुआ प्रतीत होता था, मानो रक्त ऊर्जा किसी भी क्षण हवा के साथ विलीन हो सकती है, फिर भी यह विचित्र रूप से केंद्रित बनी रहती थी। इस विरोधाभासी अनुभूति ने तुरंत सुहाव की दिलचस्पी जगा दी। सुहाव ने अपने रडार से बारीकी से अवलोकन किया। रक्त ऊर्जा मजबूत नहीं थी, केवल एक उच्च स्तरीय अभिजात वर्ग की थी, जिससे उसे कोई खास खतरा नहीं था। इसलिए वह शांत भाव से आगे बढ़ा, हर हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार। जब सुहाव लगभग 5 मीटर दूर था तो वह आकृति हिल गई।
ये चुपचाप सुहाव के पीछे चक्कर लगाकर आया और अचानक हमला कर दिया। पलक झपकते ही वह सुहाव के ठीक पीछे था, उसका हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। मुझे बेहोश करने की कोशिश कर रहे हो? सुहाव तुरंत हमलावर का इरादा समझ गया और उसे आज शहर में सुनी खबरें याद आ गईं। उसे लगा कि शहर में लापता लोग शायद इसी हमलावर से जुड़े हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावर अकादमी में रहने वाले छात्रों को निशाना बना रहा था। सुहाव ने अपना सिर झुका लिया और हमलावर का वार चूक गया। वह एक कदम पीछे हटा, हमलावर के पीछे चला गया, फिर उछलकर हमलावर का कॉलर पीछे से पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! सुहाव ने हमलावर का चेहरा बेरहमी से पत्थर की पटिया पर दबा दिया, जिससे खून के छींटे उड़ने लगे। सुहाव ने जिस बात की उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि हमलावर ने इतने जोरदार प्रहार के बावजूद एक भी आवाज नहीं निकाली, बल्कि गुस्से में अपने अंगों को पटकते हुए उठने की कोशिश की। सुहाव ने भौहें सिकुड़ी। यह अजीब सी अनुभूति और तीव्र हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हमलावर को अपनी नाक का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। नाक पर मामूली चोट लगने से भी कोई चीख सकता है, सीधे जमीन पर गिरा दिए जाने की तो बात ही अलग है। हमलावर को अभी भी बेकाबू होकर विरोध करते देख सुहाव ने बस उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे ऊपर उठाया और फिर से जोर से नीचे पटक दिया। छप! चेहरे से खून बहने की मात्रा तेजी से बढ़ी, जिससे ऐसा दृश्य प्रभाव उत्पन्न हुआ मानो मिर्च के तेल का एक पैकेट फर्श पर फटकर खुल गया हो। हमलावर अब भी चुपचाप संघर्ष कर रहा था। सुहाव ने हमलावर के सभी अंगों को तोड़ दिया और यह पुष्टि करने के बाद कि वह पूरी तरह से अक्षम हो गया है, सुहाव ने हमलावर को पलट दिया। सुहाव के वारों से उसका चेहरा पहले से ही खून से लथपथ था, जिससे उसके चेहरे की सटीक विशेषताओं को पहचानना असंभव था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह एक साधारण मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें भावहीन और बेजान थीं, और उसका कुचला हुआ मुंह थोड़ा खुला हुआ था, जिसमें लार और खून मिलकर बेरोक टोक बह रहे थे। ये तो पागल था, बेहोश। वह बिल्कुल एक विकृत लाश जैसा दिख रहा था। यह क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खूंखार जानवर सचमुच शहर में घुसपैठ कर चुका हो और इंसानों को अपने वश में करने के लिए उन्हें पकड़ रहा हो? सुहाव एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, और जैसे ही वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के भीतर मौजूद अजीब रक्त ऊर्जा की जांच करने वाला था, वह अजीब रक्त ऊर्जा अचानक हिंसक रूप से कंपन करने लगी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सुहाव चौंक गया। उसने उस स्थान को भांप लिया जहां रक्त ऊर्जा क्षीण हो रही थी और तुरंत उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की कमीज उठा दी। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पेट पर एक अजीब पैटर्न देखा, जो तेजी से वाष्पीकृत होकर गायब हो रहा था, जैसे वाष्पीकृत होते पानी के निशान। एक रून! सुहाव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। चिन्ह के गायब होने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर एक बार हिला, फिर पूरी तरह स्थिर हो गया। सुहाव ने अपनी उंगली गर्दन की नब्ज पर रखी। नब्ज धड़कना बंद हो गई थी। वह मर चुका था। राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रों का उपयोग करना। सुहाव ने पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया था और वह पूरी तरह से अचंभित था। आसपास किसी को न देखकर सुहाव ने घटनास्थल से सारे निशान मिटा दिए और सीधे वहां से चला गया। अधिक से अधिक 2 घंटे के भीतर कोई न कोई शव को खोज लेगा और सुरक्षा दल उसे संभालने के लिए आ जाएगा। वैसे भी इसके बाद जो कुछ हुआ उसका उससे कोई खास लेना देना नहीं था। हालांकि वह विचित्र चिन्ह जल्दी ही गायब हो गया, लेकिन सुहाव ने उसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और वह उसे पूरी तरह से दोहरा सकता था। अगर उसे समय मिला तो उसने अगले कुछ दिनों में इसका अध्ययन करने की योजना बनाई थी। अपने छात्रावास में वापस आकर सुहाव ने सबसे पहले कागज और कलम ढूंढी और शियाओ गुआंग के निर्देशों के अनुसार उसने जो प्रतीक देखा था उसे सफलतापूर्वक बना लिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। सुहाव ने एक पल सोचा, फिर एक लकड़ी का तख्ता ढूंढा और उस पर उसे उकेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे इसे किसी जीवित प्राणी पर रक्त ऊर्जा का उपयोग करके बनाना होगा? सुहाव ने सोचा, फिर उठा और बाहर चला गया। उसका रडा तुरंत एक धुंधली रक्त ऊर्जा के संकेत पर केंद्रित हो गया, एक कोने में एक बड़ा नेवला। कुछ देर बाद सुहाव उस बड़े नेवले को उसकी पूंछ से पकड़े हुए अपने छात्रावास में लौट आया। नेवले के छोटे छोटे अंग बुरी तरह छटपटा रहे थे और एक पल बाद वह अपनी नियति को स्वीकार करते हुए खाली निगाहों से आगे घूर रहा था। सुहाव ने पहले बड़े नेवले को पेट के बल पलटा, उसके चारों अंगों को रस्सी से बांधकर खोल दिया और अनजाने में उसके पेट के बालों को शेव करने के लिए एक छोटा चाकू उठाया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि बाल चित्र को प्रभावित नहीं करेंगे। वह आत्मनिंदा करते हुए हंसा और नेवले की भयभीत निगाहों के नीचे उसने एक उंगली बढ़ाई और उसे नेवले के पेट पर रख दिया। फिर शियाओ गुआंग के निर्देशों के अनुसार अपनी रक्त ऊर्जा को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करते हुए उसने चित्र बनाना शुरू किया। ये प्रतीक चिन्ह सुहाव के बौद्ध प्रतीक चिन्ह की तुलना में कहीं अधिक सरल था, लेकिन इतने छोटे नेवले पर इसे बनाना आसान नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में चित्र पूरा हो गया। सुहाव ने अपना हाथ उठाया, जिससे रक्त ऊर्जा पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया, जो तुरंत बह गई और फिर विशाल नेवले के भीतर विस्फोट हो गई। टकराना। सुहाव के पूरे शरीर पर खून और मांस के छींटे पड़े हुए थे।
सुहाव अवाक रह गया। उसने मन ही मन उस विशाल नेवले को शाबाशी दी। उसने निस्वार्थ भाव से विज्ञान के लिए अपना कीमती जीवन बलिदान कर दिया था और वह उसके सम्मान का पात्र था। फिर वह असफलता के कारण पर विचार करने लगा। रक्त ऊर्जा किसी जीवित शरीर के भीतर प्रतीक चिन्ह बना सकती है, लेकिन एक बार नियंत्रण खो जाने पर यह तुरंत विस्फोटित होकर विलीन हो जाती है, जिससे दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त करना असंभव हो जाता है। दूसरे लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं? सामग्री, एक वाहक, या क्या ये प्रतीक अधूरा है? यदि रक्त ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा की तुलना विद्युत धारा से की जाए और विद्युत धारा को एक पूर्व निर्धारित पथ पर प्रवाहित होने के लिए तारों द्वारा सीमित करने की आवश्यकता होती है, तो क्या रक्त ऊर्जा को भी अपना प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर स्थिर रूप से सीमित करने के लिए किसी प्रकार की तार जैसी सामग्री की आवश्यकता होती है? सुहाव को उस आदमी के पेट पर तेजी से गायब होते पानी जैसे निशान की याद आई, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया उतना ही यह बात उसे विश्वसनीय लगने लगी। वह जलचिन जैसी दिखने वाली वस्तु संभवतः रक्त ऊर्जा को स्थिर करने में सक्षम पदार्थ हो सकती है। उन्होंने द मिस्टीरियस रूनेमास्टर्स नामक एक पुस्तक को भी याद किया जिसे उन्होंने पढ़ा था। इसमें इस दुनिया के रहस्यमय लोगों के एक समूह का वर्णन किया गया है जो अंधेरे में छिपकर गुप्त रूप से निषिद्ध ज्ञान का अध्ययन करते थे। इन लोगों को रूनेमास्टर के नाम से जाना जाता था और वे जानवरों के शरीर की आकृतियों से निकाले गए रूनों का अध्ययन करते थे। रून विद्या को निषिद्ध ज्ञान की सूची में शामिल करने का कारण ये था कि प्रारंभिक रून मास्टर्स ने बड़ी संख्या में मानव प्रयोग किए थे जो मानव नैतिकता के विरुद्ध थे। ऐतिहासिक रूप से रून मास्टर रून का अध्ययन करने के लिए कई नरसंहार भी करते थे, जिससे जनता में आक्रोश फैल जाता था। किसी अज्ञात समय से रूने मास्टर बुराई का प्रतीक बन गए, जिनका शिकार हर कोई करता था, यहाँ तक कि खूंखार जानवरों से भी ज्यादा। शायद मुझे रन बनाने का रहस्य सीखने के लिए इन रन मास्टर्स को ढूंढना होगा। सुहाव ने कभी भी स्वयं रून अक्षरों पर शुरू से शोध करने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी यह शैली नहीं थी कि वे अनगिनत वर्षों में दूसरों द्वारा संचित ज्ञान को नजरअंदाज कर अकेले ही आगे बढ़ें। ये कुछ ऐसा था जैसे पूर्ववर्तियों के ज्ञान को पूरी तरह से समझे बिना ही नवाचार और अनुसंधान करने का प्रयास करना, जिससे आमतौर पर विफलता ही मिलती है। क्योंकि ऐसा करना आमतौर पर नवाचार नहीं होता, बल्कि पूर्ववर्तियों के असफल रास्तों पर चलना और समय की बर्बादी होती है। अपनी डायरी में रून्स के विशेष रहस्यों को समझना नामक दीर्घकालिक कार्य के तहत सुहाव ने एक उपशाखा बनाई, रून्स के गुरुओं को खोजना, रून्स का ज्ञान प्राप्त करना। सुहाव ने अपने खून से सने छात्रावास के कमरे को देखा, एक लंबी आह भरी और बुदबुदाया, अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो मैं एक समर्पित प्रयोगशाला बनवा लूंगा। अपनी खाली जेबों के बारे में सोचते ही उसके सिर में दर्द होने लगा। तो सवाल ये था कि समय बर्बाद किए बिना जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। सुहाव ने रासायनिक उत्पादों को तैयार करने के विकल्प को तुरंत अस्वीकार कर दिया। हालांकि इससे भारी मुनाफा हो सकता था, लेकिन शुरुआती तैयारी का काम बहुत ज्यादा था और मुनाफे का चक्र बहुत लंबा था। वह उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका आदर्श लक्ष्य एक ऐसा समाधान खोजना था जो रून अनुसंधान को बढ़ावा दे सके और साथ ही बहुत सारा पैसा भी उत्पन्न कर सके। क्या शिक्षक लियू ने यह नहीं कहा था कि बाजार में संपूर्ण पशु पैटर्न बहुत महंगा होता है? ये सोचते हुए सुहाव के मन में एक प्रारंभिक योजना बन गई। अगली सुबह सुहाव जानकारी जुटाने के लिए शहर गया। जैसा कि उम्मीद थी, कल रात कई लोग फिर से लापता हो गए। उनके ठिकाने अलग अलग थे, लेकिन सभी मार्शल आर्ट्स अकादमी के पास ही थे। लापता लोगों में एक छात्र भी शामिल था जो अकादमी में ही रुका हुआ था। संभवतः बाहर जाते समय उस पर हमला हुआ था। लोग अकादमी में मिले विकृत शव के बारे में भी चर्चा कर रहे थे और इसे हत्यारे भूत से जोड़ रहे थे। इससे सुहाव के इस संदेह की पुष्टि हो गई कि ये लापता होने की घटनाएं कल के हमले से संबंधित थीं। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के बाद सुहाव ने इसे फिलहाल एक तरफ रख दिया और कुछ किताबें पढ़ने के लिए पुस्तकालय चला गया। शाम होते ही वह अकादमी की सीमा से बाहर घूमने लगा। उसका रडार अधिकतम रेंज पर सेट था और वह दूसरे संभावित हमलावर की तलाश कर रहा था। लगभग 1 महीने के अनुकूलन के बाद उसकी रक्त ऊर्जा पूरी तरह से पुनः पूर्ति हो गई थी और रडार की संवेदन सीमा 400 मीटर तक पहुंच गई थी और स्थिर हो गई थी। अब इसमें तेजी से वृद्धि नहीं हो रही थी। जब उसकी रक्त ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाती थी तो रडार की संवेदन सीमा 1500 मीटर से अधिक हो सकती थी, लेकिन उस सीमा से परे ये केवल स्पष्ट रूप से दिशा का पता लगा सकता था, जिससे इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाती थी। अधिकतम रेंज पर रडार को संचालित करने से रक्त ऊर्जा की खपत बढ़ जाती थी, लेकिन उसके विशाल भंडार का मतलब था कि वह इस तरह की कमी को काफी हद तक नजरअंदाज कर सकता था। सुहाव को नहीं पता था कि हमलावर आज रात अकादमी में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले छात्रों पर हमला करेगा या नहीं। शायद पिछली रात की हार के बाद विरोधी अपना शिकार क्षेत्र बदल लें और दोबारा लौटने की हिम्मत न करें। इसलिए वह केवल कोशिश ही कर सकता था। हालांकि खुद को उनकी जगह रखकर सोचने पर सुहाव का मानना था कि अकादमी या उसके आसपास का इलाका एक उत्कृष्ट शिकारगाह था। अकादमी शांत और कम आबादी वाली थी।
अधिकांश छात्र 12 या 13 वर्ष के मार्शल आर्टिस्ट थे जिनमें भरपूर और जोशीली ऊर्जा थी। चाहे उनका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाए, ये युवा मार्शल आर्टिस्ट आसान लक्ष्य थे। इसके अलावा छुट्टियां चल रही थीं और वहां कोई शिक्षक तैनात नहीं था, केवल एक बूढ़ा व्यक्ति था जो पूरे साल वहीं रहता था, जिससे जोखिम का स्तर कम था। ऐसी आदर्श जगह और कहाँ मिल सकती है। आधे घंटे बाद सू हाओ के रडार रेंज के भीतर वह विचित्र रक्त ऊर्जा प्रतिक्रिया प्रकट हुई। ये रहा। सू हाओ तुरंत हरकत में आया और उस अजीब रक्त ऊर्जा की दिशा में दौड़ते हुए अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने लगा। उस खूंखार भूत के कारण अब रात में बहुत कम लोग बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, लगभग सभी लोग डर के मारे छिप जाते हैं। जैसे ही वह तेजी से पास पहुंचा, सू हाओ ने दूसरी अजीब रक्त ऊर्जा का पता लगाया, जो लगभग पहली जैसी ही थी, जिससे वह भौहें सिकोड़ने लगा। 2, शायद 2 से भी ज्यादा। क्या कल रात की घटना के कारण उन्होंने और लोगों को भेजा? सू हाओ सावधानीपूर्वक 100 मीटर की दूरी तक पहुंचा, फिर अवलोकन करने के लिए छाया में छिप गया। उसका इरादा तुरंत प्रकट होकर उन्हें मार डालने का नहीं था, ऐसा करना व्यर्थ होता। वह ये समझना चाहता था कि वे